सा ब्रीफ करेंगे आप लोगों को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुतालिक, और इस वक्त जो एक्ट इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश की जा रही है उसके मुतालिक, और बाद में इसको इंटरैक्टिव सेशन बनाएंगे। इसमें तमाम लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आफ्टर ए ब्रीफ ऑफ डॉक्टर सुहेल जहांगीर मलिक, जो कि हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने वक्त निकाला, और आज के दिन हम सब लोगों को लिटरेट करेंगे अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस के साथ, जो जो हम सब लोगों के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। डॉक्टर सुहेल जहांगीर मलिक साहब, इन्होंने ये चेयरमैन हैं इनोवेटिव डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज़ के, और उम्मीद का प्लेटफॉर्म जो कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर पाकिस्तान में एम्फेसाइज कर रहा है, ख़ास तौर पे रूरल डेवलपमेंट के ऊपर एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है डॉक्टर साहब का। और डॉक्टर साहब ने एक्चुअली पीएचडी इकोनोमेट्रिक्स में की फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू इंग्लैंड, और उसके बाद उन्होंने वर्ल्ड बैंक, इफ्री और बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम किया। और मैं और मसूद साहब और इसी तरह हमारे बहुत सारे लोग जो आज प्रेजेंट हैं, हम सब डॉक्टर साहब के शागिर्द हैं, और हम लोगों ने डॉक्टर साहब से यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में और पाइड में डॉक्टर साहब ने काम किया, और हम सब ने इनसे बहुत कुछ सीखा है। इसके अलावा प्रैक्टिकली डॉक्टर साहब का एक वास्ट एक्सपीरियंस है इन द इवैल्यूएशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर रिव्यूज़, preparing budgets for provincial PRSP, evaluating the provincial tax potential, and developing Pakistan's social accounting metrics. With this introduction, I move towards the debate of today, that is on the autonomy of the State Bank of Pakistan. किसी भी इकोनॉमी में सेंट्रल बैंक का रोल जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है उसकी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए, और अल्टीमेटली वो काम करता है लोगों की बेहतरी के लिए और इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए। इस सारी बात के अंदर दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जिनको हाईलाइट भी करना चाहिए, जिनको समझना भी चाहिए, और उसके मुताबिक हमें अपने एक्शंस जो हैं, क्योंकि हम इकोनॉमी के अंदर सब इकोनॉमिक एजेंट्स हैं और वो सब एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ काम करते हैं मुल्क की बेहतरी के लिए। तो इसमें जो स्टेट बैंक है उसमें दो जो इश्यूज हैं वो हैं ऑटोनॉमी, जिसको हम सेल्फ गवर्नेंस कहते हैं, और उसके साथ साथ अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आंसरेबिलिटी। अभी जो एक्ट में चेंजेस करने की कोशिश की जा रही है वो फाइनेंशियल रिफॉर्म्स का हिस्सा है, और इसको हिस्सा इसलिए बनाया गया है कि दुनिया में जो है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जाती है कि आपका जो सेंट्रल बैंक है उसको इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और उसके लिए जो कवानीन हैं वो बनाए जाते हैं, और उन कवानीन को सामने रखते हुए और ग्राउंड रियलिटीज़ को उस मुल्क की सामने रखते हुए स्टेट बैंक जो है वो या सेंट्रल बैंक जो है वो फंक्शन करता है। और अभी जो डिबेट हो रही है उसके अंदर ये जो अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है, ये कोई न्यू फिनोमेनन नहीं। This was actually started in 1993 by the Moin Qureshi, who was the Prime Minister of Pakistan at that time. And then there are a few other amendments were made in 1994, 1997, 2012 and 2015. और इन सब में कोशिश यही की गई थी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को ऑटोनमस इदारा जो है वो बनाया जाए, ताकि वो पॉलिसीज़ जो हैं अपनी मॉनेटरी पॉलिसी जो है और एक्सचेंज रेट जो फिक्सेशन है वो बिल्कुल मार्केट के मुताबिक जो है वो फिक्स करें। और ये जो बिल है ये कैबिनेट ने जो है सामने प्रेजेंट किया गया, और फिर इससे एक जो है वो राइज हुई, और जिसके अंदर इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट जो हैं उन्होंने अपने व्यूज जो हैं वो प्रेजेंट किए, और अभी भी डिस्कशन ऑन है, कभी टीवी पे और हर जगह पे इस पर बात हो रही है। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है इस वक्त पॉलिसी मेकर्स के लिए, पॉलिटिशियंस के लिए, सोसाइटी के लिए, और ख़ास तौर पे हम जो स्टूडेंट्स हैं इकोनॉमिक्स के, उनको ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि ये अमेंडमेंट किस तरह से हमारी इकोनॉमी को इफ़ेक्ट करेंगी, और ओवरऑल जो सबसे बड़ा क्वेश्चन किया जा रहा है कि किस तरह पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के ऊपर कोई क्वेश्चन तो नहीं आएगा, उसको कोई थ्रेट तो नहीं है
इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने डॉक्टर सुहेल जहांगीर मलिक साहब से रिक्वेस्ट की कि वो हमें इसके ऊपर लिटरेट करें और हमें ये समझाएं एक इकोनॉमिस्ट व्यू में भी और बीइंग ए पाकिस्तानी भी कि ये जो अमेंडमेंट हो रही है ये हमारे ये कितनी बेनिफिशियल है और अगर इससे कोई नुकसान हो सकता है तो उससे भी हमें जो है वो लिटरेट करें ताकि हमें खुद भी फैसला करने में और इसको समझने में आसानी। और इसी में जो कुछ अमेंडमेंट्स के कुछ क्लॉजेज हैं वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ और इसके बाद रिक्वेस्ट करूँगा सर से कि वो इसके ऊपर जो है वो बात करना शुरू करें। अब इसमें जो सबसे पहली बात ये है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको क्लियरली डिफाइन किया जाए और फिर उसी के ऊपर वो अकाउंटेबल होगा और फिर इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स के अंदर सामने रखते हुए उसके जो फंक्शंस हैं उनको आउटलाइन किया जाए जो कि ज़रूरी है किसके लिए, फाइनेंशियल रिसोर्सेज के लिए और अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। और उसके साथ साथ इंक्रीज फंक्शनल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी इन ऑपरेशन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, स्ट्रेंथन accountability by making oversight function stronger and enhancing। और इसी बात को सामने रखते हुए जो मैंने पहला क्वेश्चन जो इकोनॉमिस्ट को और इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है उसके लिए मैं ये क्वेश्चन सर के सामने पुट कर रहा हूँ। हाउ will it impact the present state of economy of Pakistan in the short and longer term? Sir, please, over to you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे बहुत खुशी होती है कि ये डिबेट जो है पाकिस्तान में जारी रहे, ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स और जो टीचर्स हैं इकोनॉमिक्स के उनमें ये डिबेट जो है इसको परवान चढ़ना चाहिए क्योंकि आपने ही समझाना है अपने स्टूडेंट्स को और वाइडर ऑडियंस को कि इसके पीछे क्या नुमाया एस्पेक्ट्स हैं और इस वक्त जो शोर मच रहा है उसमें कितनी रियलिटी है और कितना उसका एडवर्स इम्पैक्ट है या पॉजिटिव इम्पैक्ट है हमारी इकोनॉमी में। सो पहले तो मैं ये जो 5-6 इसके एस्पेक्ट्स थे जो वकार ने प्रेजेंट किए हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लूं, लेकिन इसके बाद मैं आपको वापस ले जाऊंगा आईएमएफ का जो ये 22वां प्रोग्राम चल रहा है जिसकी ये कंडीशनैलिटी है, जिसकी वजह से ये किया गया और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, वो आईएमएफ के प्रोग्राम की ज़रूरत क्यों पेश आई और इसके क्या रीजंस हैं और क्या फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं हमारी इकोनॉमी में जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है, जिसके लिए हमें बहुत सारा डिसिप्लिन चाहिए, उसके साथ साथ इल्म चाहिए। इस वक्त इमोशनल इल इन्फॉर्म्ड डिबेट हो रही है कि ये जो ऑटोनॉमी, कितनी ऑटोनॉमी और अकाउंटेबिलिटी और कहाँ पे, इसके ऊपर बहुत ज्यादा शोर हो रहा है। जो असली बुनियादी मसाइल हैं जो एड्रेस करने की जरूरत है उन पे डिबेट नहीं हो रही। तो इसके जो ऑलरेडी वकार ने आउटलाइन कर दिए, ये इसका जो एक्ट था स्टेट बैंक का 1956 में बनाया गया और उसमें जो जो ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस थे वो इतने क्लियर नहीं थे और वेल डिमार्केटेड नहीं थे और उस वक्त तक फाइनेंस मिनिस्ट्री और सेक्रेटरी फाइनेंस जो है वो ऑल पावरफुल होता था और जो वो कहता था वो गवर्नर स्टेट बैंक किया करता था। 93 तक हालात काफी खराब हो गए थे। जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी उसने ये प्रपोज किया कि अगर हमें इकोनॉमी को रेगुलेट करना है इंडिपेंडेंटली और जो फिस्कल इम्पेरेटिव्स हैं उनके
हॉस्टेज नहीं रखना। और वो फिस्कल इम्पेरेटिव्स जो हैं वो क्या होते हैं, जब हुकूमतें अपना खर्चा नहीं बर्दाश्त कर सकती और अपने वसाइल जो हैं वो ठीक नहीं करती और अखराजात बढ़ाती जाती हैं, और इकोनॉमी में वो प्रोडक्टिव कैपेसिटी नहीं होती जिससे कि वो इनकम्स जनरेट हों और वो रेवेन्यूज जनरेट हों जिससे कि वो हुकूमत का बोझ बर्दाश्त कर सकें, तो वो फिर डेफिसिट्स जो हैं उनको फाइनेंस करती हैं कर्जों से और पैसे छाप के, और वहां पे फिर वो दबाती हैं स्टेट बैंक को कि वो अपनी पॉलिसी साजी ऐसी करे कि उनको ये पैसा और ये सहूलत मिलती रहे। दूसरा ये है कि कई अपने जो उनके रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको मीट करने के लिए वो स्टेट बैंक को फोर्स करते हैं, उनको पॉलिसी साजी ऐसी करने के लिए फोर्स करते हैं कि उनके वो फिस्कल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो मीट होते रहें। तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा जो है एक एलिमेंट था इस नए एक्ट का, कि क्वाज़ी फिस्कल इंटरवेंशंस जो गवर्नमेंट की जिनको मॉनेटरी पॉलिसी के पीछे छुपाया जाता है वो बंद कर दी जाए। सबसे बड़ा इसका जो एग्जाम्पल है वो ये कि डेकेड से पाकिस्तान ने एक ओवर वैल्यूड एक्सचेंज रेट रखा, तो असली कीमत थी उससे ज्यादा। उससे क्या होता था, उससे ये होता था कि इंपोर्ट्स जो हैं हमारी वो आसान हो जाती थी, और उनके ऊपर टैक्सेस मिलते हैं गवर्नमेंट को, जो है वो उसकी 70-75% आमदनी जो है वो इंपोर्ट ड्यूटीज और इंपोर्ट रिलेटेड टैक्सेस से होती है, जिससे कि वो अपना काम चलाती है। बट इन द प्रोसेस वो जो ओवर वैल्यूड एक्सचेंज रेट है वो एक एंटी एक्सपोर्ट बायस बन जाता है, क्योंकि फिर आपके एक्सपोर्ट्स उतने ही महंगे हो जाते हैं, और यही एक बहुत बड़ा जो है रीजन बन जाता है डिपेंडेंस का। और इसके जो बाकी एस्पेक्ट्स हैं वो कई दफा हमने पहले भी डिस्कस किए हैं, पर आपको जहन में रखना चाहिए कि ये सारा निज़ाम जो है, और उसके बाद फिर वो शॉर्ट टर्म कंसेशंस और वो ये इनएफिशिएंसी को प्रोपोगेट और सस्टेन करने के लिए बन जाता है, क्योंकि जब एक्सपोर्टर जो है वो एक्सपोर्ट नहीं करता तो उसको फिर सब्सिडीज देते हैं, और उसको कभी किसी आड़ में कभी किसी आड़ में कॉन्स्टेंटली सब्सिडाइज करके कंपेटिटिव करने की कोशिश की जाती है। वो सब्सिडीज का भार भी वो उन्हीं डेफिसिट्स में फिर रिफ्लेक्ट होता है। सो इट्स अ विशियस सर्कल। दो तीन चीजें जो हैं वो इस डिबेट में लोगों को जहन में रखनी चाहिए। एक तो ये कि कोई भी जो पॉलिसी मॉनेटरी उसका इम्पैक्ट ओवरनाइट नहीं होता। इट वर्क्स इट्स वे थ्रू द इकोनॉमी इन डिफरेंट फेजेस। आपने आज एक डिसीजन लिया है, वो 1.5-2 साल तक उस पे असर करता है नुमाया इकोनॉमी पे इन मेनी वेज। तो हमारे हालात बहुत ही खराब थे और अभी और ज्यादा खराब होते जा रहे हैं, और आपको प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि ये बेल्ट टाइटनिंग और ये तकलीफ जो है इसको बर्दाश्त करेंगे तभी आप इससे निकल सकते हैं, वरना ये ऐसे है जिस तरह एक घर है उसमें क्रेडिट कार्ड उनको मिल गया और उस पे कोई कंट्रोल नहीं है, तो वो उन्होंने हर तरह की जो है आसाइश और वो खरीद ली है। अब जब देने का वक्त आया तो कोई तरीका नहीं है उसको रिपे करने का, और जो असली प्रोडक्टिव कैपेसिटी है इकोनॉमी की वो खत्म हो गई है। कमोडिटी प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स में ग्रोथ डिक्लाइन कर करके उनका शेयर
बिल्कुल मिनिमल हो गया है। जो सर्विस सेक्टर डेटा में दिखाते हैं बहुत बड़ा ग्रो करता हुआ, वो मेजॉरिटी उसकी जो है, उसकी ग्रोथ वो वेजेस और सैलरीज और उसमें से आ रही है। हमारी बेशतर पॉपुलेशन अनस्किल्ड है। हम competitive नहीं है दुनिया में जब तक कि हम स्किल्स पे ना कंसंट्रेट करें। तो वो राउट है वो भी हमारे लिए बंद हो गया। और उसके साथ साथ जो हमने फोकस करना चाहिए था कि प्रोडक्शन को, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, वो नहीं किया। एक चीज आप और जहन में रखें कि जो भी पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स हैं उनका बेशतर हिस्सा इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट है। आप अगर 1 रुपया एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें से 40 जो पैसे हैं वो आप इंपोर्टेड, वो तो तब जो भी पॉलिसी साजी करेंगे वो आपको दोनों तरह से बैलेंस करके रखनी पड़ती है। इसलिए ये एक बड़ा प्रिसाइज साइंस है। और इसमें जो लोग मैनिपुलेशन और करप्शन करना चाहते हैं वो आसानी से इसलिए कर लेते हैं कि बाकी लोगों को इल्म ही नहीं कि ये मैकेनिज्म्स किस तरह काम करते हैं। इसके जो एलिमेंट्स हैं पहले उनकी बात कर लें। 19 सफ़े का जो वो एक्ट है उसमें 5-6 सफ़े तो सिर्फ स्टेट बैंक के गवर्नर और जो डिप्टी गवर्नर्स और उनका टेन्योर, कि जी वो 3 साल नहीं 5 साल होना चाहिए, उसके मराद क्या होने चाहिए, उनको इंडेमनीफाई कर दें ताकि उनको डर ना हो कि जो वो काम कर रहे हैं वो कल को वो जो नॉर्मल इस वक्त पाकिस्तान में प्रोसीजर्स हैं उसमें वो जो है नैब और एफआईए और उन इंक्वायरीज में पढ़ के काम जो है वो रुक ना जाए। अकाउंटेबिलिटी उन्होंने कहा कि ये फाइनेंस मिनिस्ट्री और उधर से शिफ्ट करके पार्लियामेंट में ले जाया जाए। कई ओहदे हैं पाकिस्तान में जो डायरेक्टली पार्लियामेंट को रिपोर्ट करते हैं, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, इसी तरह से और कई ओहदे। स्टेट बैंक का गवर्नर जो है अगर वो अकाउंटेबल हो, पार्लियामेंट को अकाउंटेबल होना जरूरी है। दूसरा उन्होंने सर आवाज नहीं आ रही सर। अस्सलाम वालेकुम सर, सर का माइक म्यूट हो गया हुआ है। आपको आ रही है आवाज? हेलो जी जी आ रही जी। ये कितनी अब देर आ से रही है सर, अब आ रही है। कितनी देर से नहीं आ रही थी मसूद? बस कोई सर 1 मिनट तकरीबन बस। 1 मिनट ही हुआ था, सिर्फ 1 मिनट हुआ था। अच्छा तो मैं सर ये जब आप बात कर रहे थे कि पार्लियामेंट को आंसरेबल होता है और पार्लियामेंट ही बेसिकली उसे चेंज कर सकती है, वहां तक सुना है सर। एक्चुअली सर थोड़ा सा हो सकता है मेरी साइड पे ही हो क्योंकि मैं ट्रैवलिंग में हूँ इस वक्त, तो इस वजह से शायद डिस्टॉर्शन आ रही है। नहीं, लेकिन वो लुबना ने भी यही कहा कि वो आवाज नहीं अच्छा आ रही। एनीवे तो ये अकाउंटेबिलिटी जो है उसको जो है इस वक्त मेजर इशू बनाया जा रहा है, जबकि जो असल मसला है वो ये है कि हम सब अकाउंटेबल होने चाहिए कि जो बहुत बड़ा जो जो ऑलमोस्ट स्कैंडलस एक्सप्लॉइटेशन हमारी इकोनॉमी और हमारे लोगों की होती रही है और अभी भी हो रही है, वो इसलिए कि ये जितनी भी पॉलिसी साजी आप कर रहे हैं जब तक कि आप प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज नहीं करेंगे, उन पे नहीं फोकस करेंगे या ये पॉलिसीज को उससे कनेक्ट नहीं करेंगे तो आपको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। ये सब
सिर्फ अरिथमेटिक है, इधर से उधर नंबर साजी। इसीलिए हमें ये फर्क नहीं पता कि अकाउंटेंट और इकोनॉमिस्ट में क्या फर्क होता है, क्योंकि सब ये कहते हैं कि ये तो बड़ा आसान है, इधर से उधर ले जाओ। ऑब्जेक्टिव उनका सिर्फ स्टेबलाइजेशन और अपने जो अखराजात हैं वो मीट करना है। ऑब्जेक्टिव ये नहीं कि हर पॉलिसी का वो डायरेक्ट इम्पैक्ट को रिलेट करें टू द एक्चुअल प्रोडक्टिविटी एंड द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन द इकोनॉमी। इस वक्त हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर फॉर एग्जांपल बिल्कुल मर गया है। टेक्सटाइल जो आपकी मेजर इंडस्ट्री और मेजर एक्सपोर्ट है वो रिलायंट हो गई है टोटली इंपोर्ट्स पे। तो पाकिस्तान की फिर कंपैरेटिव एडवांटेज क्या रह गई? और अगर यही है तो आप बाहर से मंगवा के उसको इनएफिशिएंटली यहाँ पे सब्सिडीज दे दे के प्रोड्यूस करके और फिर सब्सिडीज दे दे के एक्सपोर्ट करके अगर चलाएं तो वो इससे ज्यादा बड़ा स्कैंडल है कि इकोनॉमी ये के ऑटोनॉमी स्टेट बैंक को दी जा रही है या नहीं दी जा रही। और जो ये जो फिस्कल और मॉनेटरी कोऑर्डिनेशन बोर्ड था ना, ये एक तरीका था जिससे कि वो फाइनेंस मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्टर साहब डिटरमिन करते थे और डिक्टेट करते थे कि क्या होगा और कैसे। ये जो ऑटोनॉमी है ना स्टेट बैंक की, इसके तीन हिस्से हैं। एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्सा, दूसरा उसके फंक्शन से रिलेटेड। उसका फंक्शन दो फंक्शन है, एक तो रेगुलेटरी फंक्शन भी है, बैंकिंग सेक्टर को वो रेगुलेट करे, और तीसरा फिर पॉलिसी साजी। तो पाकिस्तान में वो जो रेगुलेटरी फंक्शन है वो बहुत ही कमजोर रहा है फॉर सेवरल रीजंस, और उसमें फिर वही लिंकेज और इन्फ्लुएंस आ जाता है बैड गवर्नेंस और वो जो सेंटर से अहकामात दिए जाते हैं और जो इन्फ्लुएंसेस होते हैं। आपको शायद ये पता है। क्वेश्चन है। हाँ जी, जरूर 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 जी सर, क्योंकि आपने कहा कि इसे इंटरएक्टिव रखना है, तो मेरा एक क्वेश्चन यहाँ पे सर कोऑर्डिनेशन बोर्ड के हवाले से है कि आप कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन बोर्ड में जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो इन्फ्लुएंस करता है। एक्चुअली सर जो अब तरमीम दी जा रही है उसमें भी तो यही चीज की जा रही है कि कोऑर्डिनेशन बोर्ड को खत्म कर दिया जाए और फाइनेंस मिनिस्टर और गवर्नर स्टेट बैंक मिल के डिसीजन करेंगे। तो क्या आप नहीं सर इसमें समझते कि जिस तरह का सिनेरियो इस वक्त हमारे पास है, ये सर एक बड़ी पॉलिटिकल इस वक्त डिबेट है इधर कि जी फाइनेंस मिनिस्टर भी नॉर्मली जो है वो आईएमएफ की तरफ से भेज दिया जाता है जिस तरह की अभी हमारे यहाँ सिचुएशन चल रही थी, और एग्जैक्टली स्टेट बैंक का गवर्नर भी। तो फिर हमारा यहाँ पे जो पहले कोई थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस होता भी था, अगर कोई लोकल सेक्रेटरी बैठा है या कोई और मेंबर्स जो टेक्निकल मेंबर्स होते हैं वो बैठे होते हैं, तो वो कोई अपनी राय दे सकते थे। अब जब ये सारा कोऑर्डिनेशन बोर्ड ही खत्म कर दिया जाएगा और सिर्फ दो बंदे आपस में मिलके आपस में जो है वो ये डिसीजन कर लेंगे, तो क्या सर आप नहीं समझते कि ये उस पहले वाली सिचुएशन से यानी खराब सिचुएशन डेवलप होगी? नहीं नहीं, दोनों चीज, ये तुम्हारी जो स्टेटमेंट है ये इस हद तक सही है कि एक एक मैकेनिज्म जिसमें कि आपको खुद पता नहीं कि उनकी लॉयल्टीज क्या है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आपको अपने अंदर से अपने मुल्क में मुहिब्बे वतन और सही पढ़े लिखे और जो इकोनॉमिस्ट और टेक्निकल लोग, जो कि ये जो बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं लोग, इनसे ज्यादा मुहिब्बुल वतन या ज्यादा कॉम्पिटेंट हैं, वो मिलते हैं, तो फिर उनको इस्तेमाल करना चाहिए। ये बिल्कुल 100% है। दूसरा ये है कि कौन बिकता है कौन नहीं, वो आईएमएफ से आए हुए भी बिकते हैं और जो यहाँ से जो निकलते हैं वो भी, क्योंकि ओवरऑल मसला एथिक्स और अकाउंटेबिलिटी का है और शक पैदा करने का है कि जी ये ठीक कर रहा है कि नहीं, क्योंकि किसी पे भी आप यकीन नहीं कर सकते और उसका
90% कसूर आपका अपना है, क्योंकि आपने अपने आप को एजुकेट ही नहीं किया कि ये इनका फंक्शन क्या होना चाहिए और इनको क्या करना चाहिए और ये क्या कर रहे हैं, और फालतू डिबेट्स के अंदर लग जाते हैं। बाकी जो ऑटोनॉमी की तुम बात कर रहे हो, उन्होंने फर्क इस तरह से कर दिया है कि इस बोर्ड को अबॉलिश करके ये बोर्ड चेयर करता था फाइनेंस मिनिस्टर साहब। अब जो है वो एक मेंबर होगा और उसका भी एक ओपिनियन होगा, एक बोर्ड होगा जो डिसाइड करेगा, जो कि ऑटोनोमस और इंडिपेंडेंट होगा। ये एक कंसेप्चुअल चीजें हैं। पाकिस्तान में सबसे बड़ा अलमिया ये है कि अच्छे से अच्छा कॉन्सेप्ट जब इम्प्लीमेंट होने पे आता है तो उसमें 15 दो नंबरियां हम खुद ढूंढ लेते हैं। इट इज द एब्सेंस ऑफ एथिक्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं है। जो शोर मचा रहे हैं नैब और FIA का, कितने लोगों को नैब ने जो है प्रोसिक्यूट कर लिया है, आप मुझे बताएं। और मजे की बात ये कि उसका बुनियाद ये है कि जितनी मर्जी लूट घसूट करो, अगर पकड़े गए और अगर तुम कमजोर हो रिलेटिवली बाकियों से, तो थोड़ा सा पैसा दे के तुम बाहर जाके आराम से बाकी पैसे पे ऐशी करो। आप जो है मुका कर सकते हैं सरकारी तौर पर। तो ये तो अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी और पनिशमेंट नहीं है। पर आप वो छोड़ दें, वो बड़ी डिबेट है पॉलिटिकल। आप लोग टेक्निकल लोग हैं, आप अपनी जो टेक्निकल एबिलिटी है उसको बढ़ाएं। जी लुबना, आप जी लुबना। ठीक है सर। जी सर, हेलो, मैं इसमें यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी। सर अगर आप देखें तो ये जो हमारे पास एक एक्ट आया, ये आपका 1997 में भी आया। इससे पहले कहते थे कि आपके पास जो है स्टेट बैंक जो है वो आपके पास ऑटोनमस ही नहीं था। और जो 1997 में एक्ट आया सर, वो भी IMF की कंडीशनैलिटी ही थी कि आपको उस वक्त लोन मिलेगा जब आप जो है वो स्टेट बैंक को ऑटोनमस करेंगे। और फिर अगर आप देखें 1993 से लेके 1997 तक जो लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स आए हैं, उसमें वही जो सर अभी आपने जैसे हाईलाइट किया ना, वो तीन उसमें उन्होंने बात की थी कि आपको जो है वो स्टेट बैंक को एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी दी जाएगी, यानी वो अपना गवर्नर जो है वो तो करेगी गवर्नमेंट, लेकिन उसके अलावा डिप्टी गवर्नर जो दूसरे ओहदेदार हैं उनको वो एक उनका बोर्ड सिलेक्ट करेगा। फिर उनकी दूसरी बात जो थी वो थी कि उनका कंट्रोल होगा जो कि दूसरे बैंक्स हैं आपके, उनके ऊपर, जो कि बैंकिंग रेगुलेशंस की सर आपने बात की थी। और फिर उनकी थी कि वो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर भी उनको इंडिपेंडेंस होगी कि उसको वो किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं और बनाते हैं। तो देखें सर, उसमें भी सिर्फ पहला काम हुआ, अगर आप देखें तो वो जहां तक पहुंचा था वो था आपका कि स्टेट बैंक की जो थी वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी आई। उसके बाद फिर गवर्नमेंट ने जो जो अपनी कमिटमेंट्स जो थी उन्हें ऑनर नहीं किया 1999 के बाद। तो मेरा आपसे सर ये इस वक्त क्वेश्चन है कि फिर इस वक्त उसको इतना पॉलिटिसाइज क्यों किया जा रहा है? ये इसके दो तीन वजूहत हैं। एक तो ये टाइमिंग और पॉलिटिकल मोटिवेशन बहुत ज्यादा है, और ये बात कि वो IMF का जो प्रोग्राम है वो रिव्यू हो रहा है, आपको पता है बंद हो गया था। और उसकी थोड़ी सी मैं आपको हिस्ट्री बताऊंगा अभी। लेकिन आपको याद होगा जो पहला हमने यहाँ पे किया था ना, ये तालीमुल इक्तिसादियात, उस पे बहुत सारा हमने वक्त लगाया था ये दिखाने के लिए कि क्या क्या चीजें इकोनॉमी में किस हद तक खराब हो गई हैं और उनको ठीक करने के लिए क्या क्या कुछ करना पड़ेगा। तो वील गो बैक टू दैट इन अ सेकेंड। लेकिन जो तीन फंक्शंस मैं बता रहा था, आपने बिल्कुल सही कहा। यू टॉक्ड अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, द रेगुलेटरी फंक्शन एंड द पॉलिसी फंक्शन। तो रेगुलेशन वाला जौन सा है उसके दो मैं आपको आसान एग्जांपल्स के, वो पूरी तरह से नहीं इम्प्लीमेंट होता क्योंकि जो इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं पॉलिसी वो कर लेते हैं। जो बैंकिंग सेक्टर के प्रॉफिट्स हैं पाकिस्तान में, वो दुनिया में सबसे ज्यादा हैं एक गरीब मुल्क के लिए। अच्छा, ये सोचने वाली बात है, उसको रेगुलेट कोई नहीं करता। पाकिस्तान में जहां पे फाइनेंस चाहिए वो रूरल सेक्टर है। रूरल सेक्टर के लिए जो फाइनेंस अवेलेबल है, रेगुलेशन के बावजूद इन्फ्लुएंस उसको। डॉक्टर बकार चेक करें, सर का म्यूट। आवाज नहीं आ रही।
हाँ, वो पीछे से कोई खिलावड़ कर रहा है मेरे, वो म्यूट कर देते हैं उसको, ये आप मुझे बताते रहिएगा। अब मैंने अनम्यूट किया, एक हो गया? जी सर, हो गया सर। अभी हाँ आपने बात की रूरल फाइनेंसेस की, तो हाँ सर जी। ये भी इसमें शामिल है कि जो पहले स्टेट बैंक रूरल फाइनेंस या एसएमईज को फाइनेंस कर देता था, वो भी अब नहीं कर सकता नई तरमीम के मुताबिक। इस पे भी सर थोड़ा सा रोशनी डालिएगा सर। जो वो कर सकता है वो रेगुलेट कर सकता है। पहले ये तरीका था कि स्टेट बैंक से आपने हुक्म दिलवा दिया। ये आप लोग तो छोटे थे उस वक्त। पाकिस्तान में ज़रात के लिए, ज़रात के नाम पे जीरो रेट, जीरो मार्कअप के ऊपर इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिए गए। बहुत 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 वॉल्यूम, ये 80s की बात है। और वो कहा गया कि ये छोटे काश्तकारों के लिए हैं, और वो सब मिस एलोकेट, मिस यूटिलाइज हो रहे थे। और उसका इस्तेमाल जो था वो टोटली गलत और पॉलिटिकल एंड्स के लिए किया गया। इसके ऊपर मैंने किताब भी लिखी थी 20 साल पहले। तो स्टेट बैंक को पहले इस्तेमाल किया गया इन मेनी वेज। अगर वो करेक्टली रेगुलेट करेगा तो अपने आप बैंक्स को ढूंढनी पड़ेंगी अपॉर्चुनिटीज, और प्रोडक्ट्स बनाने पड़ेंगे जो कि सूट करेंगे रूरल और ये जो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज है उनको। आपको आवाज आ रही है मसूद? जी सर, अब आ हाँ रही है, बिल्कुल हाँ क्लियर है जी। सर। तो ये एक पहलू है। एग्जाम्पल जो है रेगुलेशन के, और क्यों जरूरत है रेगुलेटरी ऑटोनॉमी की, अगर वो साइंस बेस्ड और असली अंदाज में की जाए और इन्फ्लुएंस ना की जाए। उसी तरह से पॉलिसी का मैंने आपको बताया कि आपको उसको एक्सचेंज रेट को जहां पे रखते हैं, उससे आप फिस्कल एंड्स मीट करने के लिए जो बेसिक प्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उसका सत्यानाश कर देते हैं। और पाकिस्तान के केस में वो कंटिन्यूअली हुआ, और अभी भी बहुत प्रेशर है कि वो उसी तरह से रहे। और आप ये डिबेट देखें तो वही लोग जो पहले रोते थे जब ये हो गया, तो उसके बाद अब दूसरी तरफ से भी रो रहे हैं। वो इसलिए कि हम लोग ये अस्यूम करते हैं कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट है या जो बिजनेसमैन है, उसका कोई सोशल या फलाही मोटिव है। वो काम करता है प्राइवेट प्रॉफिट मोटिव के लिए। आपको ये समझना चाहिए। तो वो हर तरह से मरात चाहता है, और उसको पता है कि आप उसको ये जो सब्सिडी जाती है ये गरीब आदमी से जा रही है, क्योंकि जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं वो तो सिर्फ गरीब आदमी देता है, बड़े लोग नहीं देते। और इनडायरेक्ट टैक्सेस की चक्की जो इस वक्त जिसमें पिस रहा है पाकिस्तान, उसका ब्रंट जो है वो तो सारा गरीब लोगों पे है पाकिस्तान के। और वो किधर जा रही है? वो वेस्टफुल सब्सिडीज में जा रही है। सो बेसिकली ये वो बैकग्राउंड है। लेकिन आई वांट टू टेक यू बैक अ लिटिल बिट। आपको शायद याद होगा जब पिछली दफा हमने ये किया था प्रोग्राम, तो मैंने बताया था कि ये जो आईएमएफ का स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम आ रहा है, ये इसलिए कि और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं रह गया था। पैसा कोई दे नहीं रहा था पाकिस्तान को। जिन रेट्स पे दे रहा था वो इतने ज्यादा थे कि जब तक आईएमएफ का अप्रूवल, सील ऑफ गुड बिहेवियर ना हो, तो वो पाकिस्तान के पास और कोई तरीका नहीं रह गया था। तो उन्होंने उसको रिलीव करने के लिए, उस स्ट्रेस को, जो प्रोग्राम था उसमें इन्होंने अग्री किया, उनके साथ 4 मेजर पॉइंट्स थे। एक तो ये कि वो मैसिव डेप्रिसिएशन करेंगे कि रुपया जो ओवर वैल्यूड था वो ठीक हो जाए। दूसरा ये कि इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज करेंगे ताकि वो मनी सप्लाई को कॉन्ट्रैक्ट कर सके। एनर्जी प्राइसेस जिस पे बहुत ज्यादा सब्सिडीज जा रही थी उनको एडजस्ट करेंगे। आपने अपने वसाइल से ज्यादा बढ़ के कीमती बिजली के ठेके और बाकी एनर्जी के ठेके कर लिए हैं, और ये जो है उनकी कीमत इस गरीब इकोनॉमी को देनी पड़ रही है। और क्योंकि सब्सिडाइज करना पड़ता है बाकी प्रोडक्शन और वो,
तो वो जब तक वो प्राइसेस रिफ्लेक्टिव ना हो और वो चोरियां कम ना हो जो इनकी कीमत से लोग करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा लोड था उसके लिए। लेकिन उस वक्त मैंने 5-6 पॉइंट्स आपसे और शेयर किए थे। वो एक ये था कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म में ये प्रोग्राम बहुत ज्यादा तकलीफ दे होगा, और ये तकलीफ जो है ये हमें बर्दाश्त करनी पड़ेगी अगर हम अपने घर को सही करना चाहते हैं। तो वो तकलीफ जो थी उसमें गुर्बत ने बहुत बढ़ना था क्योंकि कीमतों ने बढ़ना था, और ख़ास तौर पे पसमानदा इलाकों में। और अगर हम पॉलिसी साजी करके उन इलाकों में लेबर यूजिंग ग्रोथ के प्रोग्राम्स नहीं जनरेट करते इमीडिएटली, जो हमने नहीं किए, तो ये तकलीफ और ज्यादा बढ़ेगी। सो ये जो एग्रेसिव मॉनेटरी पॉलिसी थी उसने डिमांड को कॉन्ट्रैक्ट करना था, और वो फिर आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट में रिफ्लेक्ट होनी थी। वो जो कीमतों में बढ़ाव आना था इसकी वजह से, और जो इकोनॉमी की बाकी हिस्से स्लो डाउन होने थे, इंपोर्ट्स जो से हैं वो हमारे इन इलास्टिक हैं, और एक्सपोर्ट्स जो हैं वो competitive और रिस्पॉन्सिव नहीं है। सो श्रिंकेज होगी, लेकिन वो जो आप समझ रहे थे कि एकदम से ग्रोथ होगी और एम्प्लॉयमेंट आ जाएगी लिंक, वो नहीं पॉसिबल जब तक कि आप वो जो बेसिक इशू है, जो डिस्कनेक्ट है इन पॉलिसीज का विद द रियल इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, उसको नहीं एड्रेस करते। ये जो डेट रीपेमेंट्स हैं ये बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं बिकॉज ऑफ दैट मैसिव डिवैल्यूएशन। सर ये और जी बिल्कुल सर आपकी बात ठीक है, लेकिन सर इसमें जो इस वक्त एक बड़ा इशू है कि ग्रोथ वैसे नहीं हो रही, प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। इधर हम आईएमएफ के कहने पे एनर्जी पे जो सब्सिडीज हैं अगर वो भी वक्तन फवक्तन कम करते जा रहे हैं, तो सर जो गरीब है वो कब तक इस चीज का इंतजार करेगा कि जी हालात बेहतर होंगे। और एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट के लिए भी सर ये बड़ा मुश्किल है कि सारी अवाम उनके खिलाफ हो रही है अगर वो ये ऐसे डिसीजन कर रहे हैं। तो सर इसमें हमारे पास शॉर्ट रन भी नहीं है, मीडियम भी नहीं है, तो कब तक हमारा ये कोई हालात बेहतर होने के चांसेस हो सकते हैं? शॉर्ट रन भी है और मीडियम रन भी है, विल नहीं है। क्योंकि जो तकलीफ है वो तो अवाम को हो ही रही है और होती रहेगी और पहले भी होती रही है। जो काम नहीं किया वो ये है कि जिनके पास है उनको आप उनसे लें, और जिनके पास नहीं है उनको आप मौके दें एम्प्लॉयमेंट के और लाइवलीहुड जनरेशन के। और इसके बारे में हमने पहले भी कई दफा बात की है कि कई तरीके हैं जिससे कि आप जो इकोनॉमी में इस वक्त रेंट सीकिंग है उसको खत्म कर सकते हैं। ये मुल्क जब अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि सेक्रेटरी साहब की 4-4 गाड़ियां हों और 3 जगह पे उनके सरकारी रेजिडेंस हों, तो क्यों हो रहा है और क्यों अलाउ कर रहे हैं, और तनख्वाहें फिर भी बढ़ रही हैं, और जो गरीब आदमी है वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो पिस रहा है। तो और इसकी पॉलिटिकल रेपरकशंस जो है वो भी एक गेम की तरह खेली जा रही हैं, क्योंकि जो असली इंफॉर्मेशन है वो अवाम तक पहुंचती नहीं कि मसला जो है बुनियादी बुनियादी मसला ये है कि हर पॉलिसी का टोटल फोकस होना चाहिए इंक्लूसिव ग्रोथ जनरेशन पे, और हर एफर्ट का गवर्नमेंट के टोटल फोकस होना चाहिए उन चीजों को एलिमिनेट करने के लिए जहां से कि गरीब आदमी का खून चूसा जा रहा है। उसमें बेशतर बेशतर जो आपकी पब्लिक सर्विसेज हैं वो टोटली इनएफिशिएंट है। जो आप अवाम के नाम पे पैसा खर्च कर रहे हैं, 50-50 या 100-100 वजीर हैं और एडवाइजर्स हैं, ये मुल्क नहीं अफोर्ड कर सकता। और वो अब इंक्रीजिंगली पता चलता जा रहा है। लेकिन ये क्यों इतनी देर तक चलता रहा है, वो इसलिए कि हमारे पेशे ने अपने बेवफाई की, हमने ना खुद समझा इस इशू को, ना मेहनत की समझने में, ना आगे प्रोपोगेट किया। आपकी एक एक यूनिवर्सिटी एक एक डिपार्टमेंट में इतने स्टूडेंट्स हैं
अगर उनको ये समझ हो, एक आवाज हो, तो ये जो आप कह रहे हैं ना पॉलिटिकल प्रेशर वगैरह, ये करेक्ट हो जाए कि जी असली मसला ये है। जी लुबना, आप क्या कह रही हैं? जी सर, आपने बहुत करेक्टली पॉइंट आउट किया कि हमारे पास जो है एक ही रास्ता है कि हम इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ जाते हैं। ठीक है सर, ये मंत्रा हम सुन रहे हैं लास्ट 50 ईयर से कि इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ जाएं, इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ जाएं। लेकिन जो प्रोग्राम्स या पॉलिसीज बनती हैं, अगर आप देखें तो उसमें पॉलिसीज में काफी सारे मिसिंग डॉट्स हैं, वो क्यों नहीं एड्रेस होते, और उसमें एकेडेमिया को क्यों नहीं ऑन बोर्ड लिया जाता। फिर दूसरा, जो आपके प्रोग्राम्स हैं उनमें लीकेजेस बहुत हैं, जो मैंने स्टडी किया है, तो उन लीकेजेस को क्यों नहीं सर जो है वो एड्रेस किया जाता। जैसे आप सिर्फ एजुकेशन फाइनेंसिंग में ही देख लें, आपने यहाँ पर 53,000 स्कूल्स बना दिए, लेकिन उस स्कूल्स के अंदर कितने टीचर्स आते हैं, वो टर्न अप भी करते हैं या नहीं करते हैं। फिर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कहाँ पर कितने फैंस लगाए हैं, कैसे लगाए, यानी किसी भी किस्म की मॉनिटरिंग या एवेल्युएशन आपके किसी प्रोग्राम की नहीं होती है। तो जब सर ये चीजें नहीं होंगी तो आप इंक्लूसिव ग्रोथ के प्लान्स बनाते रहें, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन होगी थ्रू सम प्रोग्राम्स, तो वहां पर काफी सारी लीकेजेस हैं और उसको एड्रेस ही नहीं किया जा रहा। तो ये जो है, ये हमारे अंदर एक तरह से, मैं तो कहती हूँ हम लोग तो कहने को तो वही मैं हमेशा बोलती हूँ, नेशनलिस्ट तो हैं। अभी मैच होगा तो हम नारे मारेंगे, मुसलमान भी हैं, लेकिन सर हम उस तरह से काम नहीं करते जिस तरह से नेशन बिल्डिंग जो होती हैं कौमें वो काम करती हैं अपनी नेशन को बिल्ड करने के लिए। ना हम कोहेसिव सोसाइटी बना सकें, वो सिर्फ इसीलिए नहीं बना सके कि मंत्रा बहुत अच्छा है, लेकिन मिसिंग डॉट्स क्या है ये कोई इकोनॉमिस्ट हमें नहीं बताता, जितने भी सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं। प्रोग्राम्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या लीकेजेस हैं ये भी कोई ना बताता है, ना उनको एड्रेस करने के लिए कोई मेजर्स बताता है या सजेस्ट करता है। थैंक यू सर। आपने लुबना बिल्कुल सही कहा। प्रोफेसर सबूर का भी हाथ खड़ा है। मैं सिर्फ ये जो जो कुछ आपने कहा है, मैं बिल्कुल आपके साथ 100% अग्री करता हूं, लेकिन एक बात ये है कि जो सवाल इसेंशियल है वो कौन करेगा। आप समझते हैं कोई गैब से आके हुकूमत करेगी, या वो जब नहीं हुआ तो फिर हमको करना है ना। वी हैव टू टेक दीज मैटर्स into our own hands and propagate enough information ताकि ये जो perverse decision making है ये ना हो सके। जी सबूर, प्रोफेसर सबूर। थैंक यू वेरी मच सर। बड़ा आ रहा है, गुफ्तगू चल रही थी, लेकिन मैंने कहा दरमियान में थोड़ा सा मैं जरा इंटरवीन करके एक बात कर दूं। देखिए हमारा ओवरऑल प्रोजेक्ट ही उम्मीद का है। हमने जो ट्रेडिशनल डिस्कशंस हो रही हैं पाकिस्तान में या दुनिया में, वेबिनार हो रहे हैं, उसमें रोना धोना ज्यादा है। तो मेरा अपना जाती ख्याल है कि हमने मूव करना है सोल्यूशन की तरफ। तो आपकी माशाल्लाह गुफ्तगू सोल्यूशन की तरफ मूव कर रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो कुछ दर्द भरे क्वेश्चंस हैं। लेकिन चलें, जो बात सर आपने की, मेरा ख्याल है कि सोल्यूशन ये है कि 3 फंक्शंस की आपने बात की, तो माशाल्लाह ये इतना वाइब्रेंट ग्रुप है हमारा। तो इन तीनों फंक्शंस पे हम क्विकली विद इन कपल ऑफ मंथ्स हम उसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी है और रेगुलेटरी ऑटोनॉमी और पॉलिसी मेकिंग है, उस पर एक एक चैप्टर लिख दें, ताकि हम प्राउड से कह सकें कि हमने एटलीस्ट बीइंग इकोनॉमिस्ट कंट्रीब्यूट कर दिया। और दूसरी चीज ये, चूंकि इस सारे जो अमेंडमेंट हो रही हैं, इसका बुनियादी गोल ये था कि स्टेट बैंक के कुछ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स हैं। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में प्राइस स्टेबिलिटी इज द की ऑब्जेक्टिव। फिर उसका एक सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है जो कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। तीसरा उसका टर्शरी ऑब्जेक्टिव है। तो इन तीनों ऑब्जेक्टिव पे भी हम अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन दें। तो बजाय इसके कि हम ये कहें, ये एक किस्म का, जिस तरह के पॉलिटिकल विल की हम बात करते हैं, तो पॉलिटिकल विल मस्ट बी बैक्ड बाय सम इंटेलेक्चुअल विल, और वो इंटेलेक्चुअल विल सर हमारी तरफ से आनी चाहिए। यहाँ हम आज इस वेबिनार में ये डिसीजन लेकर उठें कि हमने अगले 1-2 माह में क्या कंट्रीब्यूट करना है इन सॉलिड फॉर्म। थैंक यू। माशाल्लाह सबूर, ये you always have remarkable इनपुट, और खास तौर पे फोकस रखने के लिए कि हमारा मकसद जो सारा ये इकट्ठे होने का है ना, वो उम्मीद है, और वो इसलिए कि बाकी हर तरफ से ना उम्मीदी है।
और ये जो करंट ये इतना जो शोर मचाया जा रहा है ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट बैंक, ये सर क्योंकि हम मैं एक अर्ज करना चाहती हूँ सर। जी जी बेटे जी सर बोले। मुझे बड़ा अच्छा लगा, डॉक्टर सबूर ने बड़ी अच्छी बात की और उम्मीद दिलाई है ना। तो सर अगर ऐसा हो जाए, अगर कि आज हम सेमिनार से उठते, इस वेबिनार से उठें और डॉक्टर सबूर जो है ना वो आज एक हमें ईमेल लिख दें अगर कि आप लोग जो हैं वो इन थीम्स के ऊपर काम कर रहे होंगे और मैं ग्रुप बना रहा हूँ, और आज से इनिशिएटिव ले लें सर आज, यानी और फिर बता दें कि ये डेडलाइंस होंगी, तो सर ये कोई 10 मिनट का काम है। और सर माशाल्लाह इतने एक्सपीरियंस्ड और नॉलेजेबल आदमी हैं कि वो इसके ऊपर अगर हमें लेके लीड करें ना, तो आप यकीन करें जो सर कह रहे हैं ना, तो गर्द भरे क्वेश्चन तो एक तरफ हो जाएंगे और उम्मीद ही आगे जाएगी ना। तो ये मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है और डॉक्टर अब्दुल सबूर से भी कि ये इनिशिएटिव ना एक हफ्ते बाद ना लें सर, प्लीज आज से ले लें। थैंक यू। एग्रीड डॉक्टर लुबना, एग्रीड। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये सबूर ऑलरेडी अपनी तरफ से लिखते रहते हैं, एंड आई रियली अप्रिशिएट द फैक्ट दैट ही इज कॉन्स्टेंटली ट्राइंग to bring ethics into our thinking and to focus on moving our society in a direction that is required. इसको आप थोड़ा सा इस तंजीम को और ज्यादा ऑर्गेनाइज कर लें कि आप अपने आज ही अग्री करें कि हर यूनिवर्सिटी में हम 10 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनाएंगे जो कि प्रोपोगेट करेंगे इंफॉर्मेशन और ये डिस्कशन और ये डिबेट, ताकि लोगों तक ये पहुंच सके कि असल में जो मसला है वो कुछ और है जिसको कि छुपाया जा रहा है। तो जो स्टेट बैंक ऑटोनॉमी के बगैर काम कर रहा था, उसमें बहुत से जो मैनिपुलेशन की पॉसिबिलिटी थी। मैंने बताया कि रेगुलेशन का फंक्शन बहुत कमजोर था। पॉलिसी के अंदर जो है उन्होंने हिस्टोरिकली फेवर किया कि गवर्नमेंट्स जो है वो चलती रहे और उनका जो है काम चलता रहे, और उसमें ये जो सो कॉल्ड पॉलिटिकल प्रेशर है इसने भी बड़ा नुमाया काम किया। वो प्रेशर जो था वो दोनों तरह का, उसमें मुल्क का दर्द किसी को नहीं था। जो इस वक्त सिचुएशन है और जो एकदम से पिछली हुकूमत ने जाने से पहले जो कुछ किया, वो उनको पता था कि अगले 2-3 साल तक इसके इम्पैक्ट और इफेक्ट्स आते रहेंगे, बिकॉज दैट इज द नेचर ऑफ द इकोनॉमिक फिनोमेना। इट वर्क्स इटसेल्फ इन वेव्स थ्रू द इकोनॉमी, ताकि आप उसका टोटल इम्पैक्ट जो है इट इज द सम ऑफ दीज डिफरेंट मूवमेंट्स। तो ये उनको पता था, वो ऑलरेडी स्टैक करके गए थे कार्ड्स। इट वाज एन इम्पॉसिबल सिचुएशन। जब ये गवर्नमेंट आई थी उसमें बहुत उम्मीद थी कि ये रिफ्लेक्ट करेगी अवाम के व्यूज वगैरह। उस वक्त भी मैंने बहुत कोशिश की कि जितने लोगों तक ये आवाज पहुंचा सकूं कि असली फोकस अगर आप रखें उस ग्रोथ पे जिसके ऊपर 90% हमारी अवाम डिपेंडेंट है, और ये जो बाकी चीजें हैं इनके ऊपर आप पैसे खर्च करना और वक्त खर्च करना छोड़ दें, तो इस मुल्क की बहुत भलाई हो सकती है। तो अब हमने डिसाइड किया था उम्मीद के तहत कि हम खुद ही अपना छोटा मोटा जो है काम चलाते रहेंगे, ताकि ये उम्मीद और ये इल्म और उसके साथ अमल, तो एक तो आपको इस मुल्क से और अपने लोगों से इश्क होना चाहिए, और उसके साथ साथ फिर आप अपने इल्म को एक अमल में अगर ट्रांसलेट कर दें तो सक्सेस हो सकती है। और ये आपको पक्की तरह से बताना है लोगों को भी, और खुद भी समझना है कि ये तकलीफ दे जो एनवायरनमेंट है ये इसी तरह रहेगी फॉर द फोरसिएबल 2-3-4 years, even after we start taking immediate steps to create that inclusive growth। लेकिन क्योंकि वो ग्रोथ हो रही होगी तो ये नाउमीदी कम हो जाएगी, लेकिन वो कर्जा तो आपने देना है, उसकी रीपेमेंट्स तो आपने करनी है, वो जो इनएफिशिएंसी है उसको तो आपने एड्रेस करना है, वो जो डिसऑनेस्टी है और जो सिस्टम में
चोर बाजारी है, लूट घसूट है, लोगों को बुरा भला कहना और उसके ऊपर जो वक्त लगा रहे हैं उससे हटना है। तो उसके लिए हम अपना अगर शुरू कर दें छोटा मोटा काम, अपनी कंट्रीब्यूशन, ये जो लुबना ने अभी कहा, जो सबूर ने कमिट किया, तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव होगा। सो बेसिकली जुलाई 2019 में इन्होंने 39 मंथ IMF के साथ एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी साइन की थी। वो इसलिए की थी कि कोई और इनको रास्ता नहीं था उस वक्त, इसमें कोई वो नहीं होना चाहिए। दूसरा ये है कि वो IMF के अंदर कोई गैबी दबाव नहीं है जिससे कि वो आप खुद जाते हैं उनके पास। अगर आप में खुद सख्त हो के हम नहीं जाएंगे, हम नहीं मांगेंगे, तो फिर ऑल्टरनेटिव्स के ऊपर काम करें और तकलीफ बर्दाश्त करें, तो फिर ये सारा चक्कर ही ना हो। और जब वो सख्ती करते हैं, क्योंकि उनका काम ही है, उन्होंने सख्ती करनी है ताकि आप सुधर जाएं, तो वो आपको, और आप मानते हैं, आप उनके साथ नेगोशिएट करते हैं। आपको ये पता है कि जो सबसे बड़े इस वक्त हर रोज जो टेलीविजन के ऊपर आके तनकीद करते हैं, और वो ही लोग प्रीवियस कैपेसिटीज में खुद ही IMF के साथ ये काम कर चुके हैं मुल्क के लिए। तो एनीवे, वो जो फैसिलिटी थी वो रुक गई थी। उन्होंने पहले साल में पैसे दिए, उसके बाद उन्होंने कहा कि जनाब आप कारकर्दगी और बेहतर करें तो फिर हम जो है आगे चलेंगे। और उसके जो ऑब्जेक्टिव्स थे उसमें फिस्कल कंसोलिडेशन था, उसमें कॉस्ट रिकवरी थी एनर्जी सेक्टर की, और मार्केट डिटरमिन्ड एक्सचेंज रेट था। उसमें ये स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी बहुत बड़ा क्राइटेरिया था। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी अताउल हक साहब का भी हाथ खड़ा है, एक चीज मैं आपके ज़हन नशीन कर दूं कि अभी वो जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं जो कि खून चूस रही हैं पाकिस्तान का, वो जो गरीब आदमी के ऊपर पैसा, वो जो रोजी रोटी उसकी है, वो उन स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को खड़ा किया हुआ है हमने कई सालों से, और वो बिल्कुल ही अनसस्टेनेबल है। उसके ऊपर भी इनकी कमिटमेंट होनी है। और वो जो इनका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स वाला प्रेशर है इंटरनेशनल पाकिस्तान पे कि 2 नंबरी और बाकी मुल्कों में भी और यहाँ पे बंद की जाए, वो प्रेशर अलग है। सो इसे हम अवॉइड नहीं कर सकते किसी तरह से भी, अगर हमने बैनुल अक़वामी कम्युनिटी में रहना है। हम IMF को अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन ये जो बाकी चीजें हैं वो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस भी हमने एड्रेस करनी है, ऑटोनॉमी भी हमने अपनी मॉनेटरी अथॉरिटी की एड्रेस करनी है, इकोनॉमी में मॉनेटरी रेगुलेशन और पॉलिसी भी एड्रेस करनी है, तो उस पे काम करना चाहिए। जी अताउल हक साहब, आपका सवाल। जी सर ये मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें तो नो डाउट कि IMF हमें वो पॉलिसी देगा कि हम उनका लोन वापस कर सकें। उन्हें हमारी ग्रोथ से कोई गरज नहीं है, उन्हें इससे कोई गरज नहीं है कि हमारे एम्प्लॉयमेंट में इजाफा हो या ना हो। तो क्या हमारी पॉलिटिकल हुकूमत जो है वो इसको फोकस नहीं करती, इस चीज को, वो हम अपने इंटरेस्ट को भी जो है वो सामने रखें? यार ये मुझे आप बताओ अताउल हक कि पैसे तो लिए हैं ना? जी जी कि नहीं लिए? जी लिए हैं, बिल्कुल सर। देने हैं कि नहीं देने? देने हैं, वापस करने हैं, ज़ाहिर है सर। नहीं, अगर तो नहीं करने तो कह दो एक ही दफा कि ये लोन जितने हमने लिए थे वो सब करप्ट और उसमें थे, हम नहीं देते। जी ठीक है, और उसके बाद सरवाइव करने की कोशिश कर लो। इनका मसला ये है IMF का, जब तक ठप्पा नहीं लगा होता तो आप कहीं और से भी नहीं ले सकते पैसे। तो जब पड़ गए पुराने वक्तों में, वो सूदखोरों के पास हमारा जो है ना, एक बड़ी खूबसूरत किताब एक अंग्रेज था मैल्कम डार्लिंग, उसने लिखी द पंजाब पेजेंट इन पॉवर्टी एंड डेट। तो हमारे तो जो पंजाब के पुराने जो थे ना जनरेशन से, हमको आदत है कर्जे में हम दब जाते हैं और उसके बाद फिर वो कर्जे के सूद चुकाते चुकाते ही हमारी नस्लें मर जाती हैं। तो आपका सवाल, आपका गुस्सा
सब ठीक है कि उनको, लेकिन मैं आपको सवाल ये करता हूं कि उनको क्यों दर्द हो? आपको दर्द होनी चाहिए ना कि हमने ये पैसा देना है, क्यों लिया? जी सर। ये कहता हूं। सर और उसके सर लिए मैं भी ये कह रहा था कि जी, जी मैं भी ये सर कह रहा था कि यानी हमारी जो गवर्नमेंट है वो इस पे फोकस क्यों नहीं करती। और दूसरा सर ये भी मेरा क्वेश्चन ये भी था कि क्या आईएमएफ जो है वो जस्ट हमें डेफिसिट फाइनेंसिंग रोकने से ये कर रहा है। और दूसरा ये कि डेफिसिट फाइनेंसिंग सर, ये थ्योरी मैंने लास्ट पढ़ा था सर, डॉक्टर सर मसूद साहब ने हमें दिया था एक टॉपिक, जिसमें ये हमने पढ़ा था कि एम्पेरिकल एविडेंस ये शो करती है कि डेफिसिट फाइनेंसिंग से इन्फ्लेशन होती ही नहीं है। तो फिर हम डेफिसिट फाइनेंसिंग क्यों रुकते हैं, क्यों घबराते हैं? डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब है कि आप पैसा बोरो करके अपने अखराजात पूरे कर रहे हैं, ठीक है। अगर वो अखराजात मौजू हों और आपने अगर 1 रुपया लगाया है और वो आपने लिया है 5% इंटरेस्ट पे, और उस रुपए पे आपको 7% रिटर्न मिल रहा है, तो तब आपका जायज है। पर अगर आपने रुपया लगा दिया है 10% पे और उसकी रिटर्न जो है नेगेटिव है, या इस वक्त आपकी क्या ग्रोथ रेट है, तो वो सारा का सारा जो है वो बर्डन है एंड इट इज नॉट प्रोडक्टिव। तो आप जब थ्योरी पढ़ते हैं तो उसको फिर आप अप्लाई किया करें अपने जहन में अपनी रियलिटी के साथ। किसी और ने हाथ खड़ा किया हुआ नाम नहीं है कोई सवाल पूछना चाहता है, वरना मैं आगे चलूं। और सर इट्स गोइंग वेरी वेल। जी सर, मेरा क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स भी हैं एज ए पार्टिसिपेंट, तो मैं हाँ जी। स्टूडेंट्स हैं उनको ये कहूँगा कि एक्सपर्ट्स तो अपनी बहुत बात कर रहे हैं, लेकिन अगर उनके जहन में कोई क्वेश्चन है जो उन्होंने थ्योरी पढ़ी हैं और उसको वो देखना चाहते हैं या टेस्ट करना चाहते हैं या उसके ऊपर कोई ओपिनियन लेना चाहते हैं, तो वो जो पैनलिस्ट हैं यहाँ पे डॉक्टर सबूर हैं, डॉक्टर लुबना हैं, डॉक्टर मसूद साहब हैं, और आपसे इन पर्टिकुलर अगर वो कोई सवाल करना चाहें तो वो काइंडली सवाल करें और उससे और ये कि ये आज ही सवाल ना करें, ये करते रहें। ये लोग आपके लिए हर वक्त अवेलेबल होंगे, और अगर ये बिजी होंगे तो मैं हर वक्त अवेलेबल होऊंगा। आप जब तक सवाल नहीं करेंगे तो आपके जहन में क्लैरिफिकेशन नहीं आएगी। और ये जो गुस्सा और ये हमारे रंज जो हमें है, मुझे बड़ा अच्छा लगा ये जो अता ने सवाल किया, लेकिन इसको अब हमने एक प्रोडक्टिव एनर्जी में तब्दील करना है अपनी रियलिटी को समझ के। तो उसके लिए ऑर्गेनाइज हो जाएं। जी बोले, कोई सवाल करना चाह रहा था, हाथ खड़ा किया हुआ है, 2-3 है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, लिमिटेड सा नॉलेज है मेरा, लेकिन सर हम लोगों ने हमेशा यही पढ़ा है कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो है ना, ये हमें सपोर्ट करते हैं, मतलब पॉवर्टी के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए। जी जी सर, मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, अब आ रही जी जी। हेलो। हाँ आ रही है बेटे, बोले। सर मैं ये चीज कहना चाह रही हूँ कि हम लोग ने हमेशा से यही पढ़ा है कि हमें ना जो है ये आपकी आवाज कट रही है तहमीना। मैं आपका सवाल समझ गया हूं, अगर कहें तो मैं रिपीट कर दूं। वो ये कह रही है कि हमने हमेशा सुना है कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो है वो हमारी मदद करते हैं और गुर्बत को दूर करने के लिए हमारी मदद करते हैं। तो क्या ये सच है कि नहीं, यही आप कर रही है ना सवाल? बिल्कुल सर, ये बात कर रही हूँ, लेकिन सर अगर वो इतनी ज्यादा पाबंदियां लगाकर, हम तो अपनी जरूरत के तहत, हमारी मजबूरी है कि हमने लोन लेना है, तो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई ऐसा वे नहीं है कि उन्हें रियलाइज कराया जाए कि वो भी किस पर्पस के लिए उनकी मतलब फाउंडेशन थी या क्या था। बिल्कुल है, लेकिन उससे पहले हमको ये रियलाइज कराना चाहिए कि वो जो पैसा हम उनसे ले रहे हैं वो हम सही जगह पे खर्च कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर वो पैसा हम मिस यूज कर रहे हैं तो फिर हमको ये बाकी वाला जो शोर है वो बाद में करना चाहिए। पहले हमको ये देखना चाहिए कि जो पैसा हमने लिया है और जिस मकसद के लिए लिया है उस पे खर्च भी कर रहे हैं कि नहीं।
तो वो अगर नहीं कर रहे तो फिर ये बहुत ही एक मुश्किल catch-22 सिचुएशन है। और ये जो रंजिश है ना, यही एक बेसिक कॉज है। यार हमको लेना ही नहीं चाहिए, और अगर लें और हम कहें कि हम इसको खर्च करेंगे इन चीजों के लिए और उन चीजों पे हम ना खर्च करें, या चलें कहें कि जी नहीं हमने जिधर मर्जी हम उधर खर्च करेंगे, लेकिन कम से कम उनको आप सही जगहों पे तो खर्च करें। दूसरा तहमीना में आपको ये आप लोगों को तो पता होगा, स्टूडेंट्स हैं इकोनॉमिक्स के, आपका जो सिर्फ कर्जे का सूद है और जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है उसी को जमा कर लें, और उसके साथ जो आपका करंट ये जो बड़े बड़े दफातर और मिनिस्टर्स और सेक्रेटरीज और उनके अखराजात, बड़े बड़े प्रोफेसरों के अखराजात, अब तो प्रोफेसर भी माशाल्लाह जब चलते हैं तो उनके साथ ऑन्टोराज होता है, वो उनके अखराजात जो हैं वो ये गरीब मुल्क नहीं बर्दाश्त कर सकता, मांग मांग के भी नहीं कर सकता। तो जब वो सस्टेनेबल ही नहीं है तो हम ये क्यों नहीं सोचते कि हम अपना जो घर है उसकी हमने जो लिमिटेशंस हैं उसको क्यों नहीं समझा, और लोगों पे इल्जाम लगाना या रंजिश कि जी ये हो गया, अब वो जो कुछ हो गया वो हो गया, अब बताएं हम क्या कर रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो ये कि पॉलिटिकल सिस्टम कोई नहीं है जो असली आवाज, सही आवाज जौन सी है लोगों की, वो पॉलिसी में डाल सके, और जो पॉलिसी के सही बुरे असरात हैं और जो कुछ उन्होंने फेस करना है वो लोगों को बता सके। इस वक्त पाकिस्तान के अवाम कन्विंस्ड हैं कि कल को पॉलिटिकल चेंज आ जाएगा और कोई और जो आएगा, बेशक पुराना ही आए, वो आके एकदम से सही कर देगा सब कुछ। तो बाबा आपको ज़राअत का पता है इस वक्त क्या हाल है, आपको इंडस्ट्री का पता है इस वक्त क्या हाल है, आपको अपनी ट्रेड की कंपेटिटिवनेस का पता है क्या हाल है, आपने कोई सोचा है कि कहाँ से कर देगा? वो मांग के ही करेगा, और वो आपके नाम पे मांगेगा और फिर आपको ही कल रंजिश में डाल देगा कि जी वो हमने लिया था। तो उनको नजर नहीं आता कि हम जो सा ये क्या कर रहे हैं, उनको नजर आता है, वो कोशिश करते हैं, उनको असलियत हमारी नहीं पता क्योंकि उनको भी हमने झूठ बोला हुआ है, और हमको झूठ बोलने में बहुत महारत है। डेटा हम ऐसे मैनिपुलेट करते हैं कि खुदा की पनाह 4 दफा फाइन दे चुका है पाकिस्तान डेटा मैनिपुलेशन पे। यही बड़े बड़े लोग जो तकरीरें करते हैं इन्होंने ही करवाई थी। सो एनीवे, ये शिफा आपका सवाल है, शाइफा या शफिया? सर आई एम शाफिया। सर मैं शाफिया बोलो बेटे, और भी है 3-4 बच्चे। हाँ सर मैं एक स्टूडेंट हूँ सर। आपने भी कहा कि अगर जो हम लोग कर्ज लेते हैं वो सही जगह पे खर्च किया जाए, और जो अभी आपने ये थोड़ी देर पहले कहा था कि इसके सेक्रेटरी जो होते हैं उनके उनकी उनकी मतलब इतनी मराहत होती है। अगर हम लोग ये सब कुछ कर लें, मतलब जो हम कर्ज लेते हैं उनको सही जगह पे खर्च करें और इन सब चीजों को सही जगह पर लगाएं, तो क्या हमारी इकोनॉमी जो है वो इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि वो खुद अपने पे खड़ी हो सके? इंशाल्लाह। और सबसे जो गजब की बात है वो ये कि हमको परवरदिगार ने ऐसे वसाइल दिए हुए हैं कि हम बहुत जल्दी, मैं इधर अमेरिका में रहता हूँ, यहाँ पे मैं अगर कोई बीज लगाने की कोशिश करूँ ना, तो ये जमीन इतनी मेहनत तलब है कि 500 चीजें मुझे करनी पड़ती हैं वो एक पौधे को नरिश करने के लिए। पाकिस्तान में बेशतर इलाकों में हम वैसे ही बीज फेंक देते हैं जमीन में और कैसी वो निकल आती है, लेकिन वहां पे भी हमने झूठ और उससे बीज में मिलावट, खाद में मिलावट, उसको काश्त करने के इल्म में मिलावट, वो जब तक आप लोग अपने हाथ में नहीं लोगे, इसीलिए ये उम्मीद का नेटवर्क है कि हम वो इंफॉर्मेशन की डिस्टॉर्शन को खत्म कर दें। अगर हम एक दूसरे के साथ बात करने लग जाएं तो ये उम्मीद जो है ये बहुत जल्दी रियलिटी में बदल सकती है। और हमको
ये कमिटमेंट हो कि जी हम मेहनत करेंगे, हमारा अपना मुल्क है, हम तकलीफ बर्दाश्त करेंगे, लेकिन हम हक परस्त हैं, हम सही रास्ते पे रहेंगे, एथिकल बिहेवियर, हम चोरी नहीं करेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, अपने आप से झूठ नहीं बोलेंगे, हम इल्म सीखेंगे हुनर के तौर पे कि ये मैंने आगे इस्तेमाल करना है, इसलिए नहीं। हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? आवाज नहीं आ रही सर। जी सर, आ रही है। हेलो हेलो जी आ रही सर। जी सर। ये जो प्रोफेसर सर अब आ वकार, रही है आवाज। ये प्रोफेसर वकार उधर पीछे बैठा हुआ ना, ये कुछ कर रहा है उसके साथ टेक्नोलॉजी, क्योंकि मैंने तो अपने हाथ इससे बहुत दूर रखे हुए हैं कंट्रोल से। अब आ रही है? जी सर, आ रही। अच्छा, तो अगर हम लोग अब ये एक आपस में अहद कर लें कि हम अपने अपने आप को, अपने इर्द गिर्द की जिंदगी को, वो 3 जो प्रिंसिपल्स हैं, उनके ऊपर हम उसको अब स्ट्रक्चर करेंगे तो ये बहुत जल्दी काम हो सकता है, लेकिन आप लोगों ने जिम्मेवारी लेनी है। अगर आप लोग जिम्मेवारी नहीं लेंगे तो ये काम नहीं हो सकता, और ये और ज्यादा खराबी की तरफ जा रहा है। हमने जब ये उम्मीद का पहला सेशन किया था, मैं देख रहा था अभी वो प्रेजेंटेशन, तो उसको तकरीबन 1 साल हो गया। ये हमने ये IMF के प्रोग्राम के वक्त किया था, बल्कि 2 साल हो गए। तो वहां से शुरू हुई थी ये बात। तो इसलिए हमको ये बार बार वो चीजें भी रिविजिट करने की जरूरत है कि जी इकोनॉमी के स्ट्रक्चर में क्या हुआ और कैसे हुआ। एक एक छोटी सी चीज जो है ना, उसका इतना असर पड़ता है। ये जो कीमतों का इस वक्त रुझान है, आपको अंदाजा नहीं कि कितने लोग बिल्कुल जो है ना, जो सिवियर फूड इनसिक्योरिटी है उसकी लाइन के इर्द गिर्द है पाकिस्तान में, और वो जरा सी आटे की कीमत बढ़ती है तो कितनी ज्यादा प्रोपोर्शन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की उस हिस्से में चली जाती है। कल मैंने एक टीवी पे यहाँ पे एक प्रोग्राम देखा, वो क्या खबरों में वो बार बार दिखा रहे थे कि एक नौजवान ने अपनी बीवी और बच्चों का गला घोंट के अपने आप को टांग दिया। ये आप लोगों ने देखा होगा, जो भी देखता है। रोज मैं देखता हूँ कोई नहर में छलांग मार दी। ये मुल्क, ये हिस्सा जो है ना, ये सारी दुनिया को खाना खिलाता था। अब यहाँ पे इतनी गुर्बत और वो आ गई है, वो इसलिए कि हम हमारे अमाल ठीक नहीं है, अमल ठीक नहीं है, और झूठ बोलते हैं हम, और बहुत कॉन्फिडेंस से बोलते हैं, और इसमें 90% जो है वो हमारे ही पेशे के लोगों का कसूर है। और ये कहना कि जी वो क्यों नहीं होता या क्यों नहीं करते, कौन करेगा? हमने करना है। तो अगर आप खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें और आप एक दूसरे के साथ मिलके ये एनालिसिस और बाकी चीजें जिस तरह से इस प्रोग्राम के बाकी एलिमेंट्स हैं वो करने लग जाएं, तो आप एक इतनी बड़ी ताकत बन जाते हैं सच की कि उसके साथ फिर झूठ बोलना बिल्कुल मुश्किल हो जाए। फिर अगर कोई कहना कि गुर्बत खत्म हो गई है, तो 15,000 कोनों से पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन उसी वक्त जमा हो जाए कि जी जनाब, ये जो आप कह रहे हैं इस वक्त आटे दाल का ये भाव है, और यहाँ पे रोजगार जो से मिलता नहीं, और जब मिलता है तो इतने रुपए दिहाड़ी पे है, और आप उससे हिसाब लगा लें कि 6 लोगों का एक खानदान जो है उसकी रोटी आ सकती है कि नहीं। तो ये हमारी जिम्मेवारी है, हमारा मुल्क है, हमने करना है, आप लोगों ने करना है, और उसके लिए ऑर्गेनाइज होना बहुत जरूरी है।
ऑर्गेनाइज इन द सेंस कि आप अपने आप को डिसाइड कर लें अपने दिमाग में कि हमने बेहतरी की तरफ जाना है। जी रफिया, रेहान, 4 और भी हैं बच्चे, बोलो। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं और यहाँ पे बहुत सारे और भी लोग स्टूडेंट्स हैं, तो सर मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि फॉर नाउ अभी हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं है, लेकिन बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एंड एन इकोनॉमिक स्टूडेंट हमारा क्या रोल प्ले कर सकते हैं हम? आप अपने घर में ये जो कुछ भी आप सीखते हैं, एनालिसिस और जो भी आप डेटा को देखते हैं, और हम यहाँ पे आपको बहुत आसानी से बल्कि अगले ही हफ्ते में एक जो है ना एक आपको टेम्पलेट दे देंगे जिसमें अगर आप कीमतें फिट करें तो आपको पता चल जाए कि इस वक्त एक आम घराने को कितनी तकलीफ हो रही है जिंदा रहने के लिए और उसको किस तरह से बेहतर किया जा सकता है। तो यू आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग योर सोसाइटी, और जहाँ पे वो जो रंज और गुस्सा और नाउमीदी है, वहां पे फिर आप अपने घर वालों को, अपने वालिदैन को, अपने नेबर्स को उम्मीद दिला सकते हैं। और अगर इकट्ठे हो जाएं, एक दूसरे की मदद करें, क्योंकि जो सिस्टम्स जिन्होंने मदद करनी है वो काम नहीं कर रहे, तो आप लोगों ने ये उम्मीद बढ़ानी है। और स्टूडेंट्स जो हैं वो तो सबसे ज्यादा एनर्जेटिक और उनका आउटलुक भी सबसे बेहतर होता है, तो उनके करने वाले ये काम है। तो सर इसलिए अगर जी बोलो बेटे, बोलो। सर मैं जी जी इसमें ऐड कर दूं कि सर अभी वो अपना राफे ने पूछा कि हम लोग क्या कर सकते हैं। सर हम इसमें ये भी कर सकते हैं ना कि हम लोग अभी जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं इकोनॉमिक्स को, तो हम लोग ये अपने साथ फेथ करेंगे। अगर कल हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तो हम लोग फेथफुल रहेंगे अपनी कंट्री के साथ, जो कि अभी थोड़ी देर पहले जिस टाइम भी बात हो रही थी कि हम लोग फेथफुल नहीं है, मतलब हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। तो अगर हम लोग ये अहद कर लें अभी से और मतलब अपनी स्टडीज को फोकस करें तो इस तरह हम फेथफुल होना चाहते हैं, हमारे पास ऑप्शंस नहीं रह जाते। और दूसरा ये है कि हमें पूरी इंफॉर्मेशन ही नहीं होती, तो हम जब डिसीजन करते हैं वो बड़ी पार्शियल इंफॉर्मेशन पे करते हैं। कई दफा हम कई गलत काम भी सपोर्ट करते हैं, इसलिए कि हमें वो प्रेजेंट ऐसे किए जाते हैं क्योंकि हमारे पास इल्म नहीं होता उनको बिल्कुल समझने के लिए। आप और लोग कमेंट करना चाह रहे हैं, मुझे सबूर ने भी मैसेज भेजा है, आप प्लीज बोलें। जी सर, ये हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर लाल खान अलमाज साहब भी हैं टेक्सास से, माशाल्लाह। तो ये कुछ कमेंट करेंगे। जी जी प्रोफेसर साहब, वेलकम। थैंक यू डॉक्टर सबूर साहब। मैं डॉक्टर मलिक साहब एंजॉय कर रहा हूं जी आपकी गुफ्तगू। तो व्हाट आई वुड लाइक टू से कि भी जो फंडिंग एजेंसीज हैं वो देख रही हैं कि भी गवर्नमेंट जो है ना वो तो पुअर है, बट पीपल इन द कंट्री you know that they have so much unproductive assets, like billions के houses हैं और simply, or I can't imagine के how we can afford such expensive cars over there. तो मैं I agree with you कि भी हमारे so मेरी approach ये है कि भी we need to cut our expenses and support the people who need the help. बिल्कुल आपने सही फरमाया कि भी more than 50% people they can't even afford food. आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और सिचुएशन ये है कि जो हम बिल्कुल डिपेंड करते हैं चैरिटीज पे, तो ये जो लोन है डिफरेंट इंटरनेशनल एजेंसी से लेके वो लोगों ने तो अपने एसेट्स इधर अब्रॉड बना लिए या घरों, यहाँ तो वहां तो आपने भी नोट किया कि भी लोग एकड़ों में घर हैं और कई ऐसे लोग हैं, मतलब मोर देन 50% पीपल ऐसे हैं कि जिनके पास कल के लिए या आज के लिए रोटी नहीं है।
तो उन लोगों को वी हैव टू गिव होप. दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो आप बिल्कुल इसीलिए इसका नाम उम्मीद रखा है, और मेरी उम्मीद है कि आप अब इसके हिस्सा बन जाएंगे प्रोफेसर साहब, ताकि आपके जो बच्चे सवाल कर रहे हैं ना पाकिस्तान में, इनको विजन चाहिए, जो ऐसे लोगों से बात करें जिन्होंने दुनिया देखी है, जो खुद अपने मेटल पे ऐसी जगहों पे हैं जहां पे कि वो शाइन कर रहे हैं. आप ऑस्टिन में है टेक्सास या कौन सी यूनिवर्सिटी? एक छोटा सा शहर है कैनियन टेक्सास, बट वी आर पार्ट ऑफ टेक्सास A&M सिस्टम. अच्छा. माशाल्लाह, बहुत ही मशहूर यूनिवर्सिटी में ऑस्टिन मेरा एरिया है. और जी, आप अगर शामिल हो जाएंगे इसमें, वो फॉर्म वगैरह भी है. हम इसको स्ट्रक्चर देना चाहते हैं. आपके कोई आइडियाज हों कि किस तरह से, और खास तौर पे जो आप जिस तरह बाहर बैठे हैं, आप इन बच्चों को अपॉर्चुनिटीज के साथ लिंक कर सकते हैं. श्योर जी, श्योर. ये मेरे लिए बहुत बड़ी ऑनर है. और जैसे मेरा राब्ता है डॉक्टर अब्दुल सबूर साहब से, और अभी बल्कि उनका एक स्टूडेंट यहाँ मैं होस्ट कर रहा हूँ. वो PhD का स्टूडेंट आया हुआ है फॉर अ शॉर्ट विजिट. तो उसी ने मुझे ये जो है ना वो लिंक दिया था. तो आई एम रियली हैप्पी टू जॉइन, और व्हाटएवर आई कैन डू एंड कंट्रीब्यूट, इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट. बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब. मोहम्मद बिलाल काफी देर से उसने हैंड रेज किया हुआ है, काइंडली आप क्वेश्चन करें. मोहम्मद बिलाल. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी थोड़ी देर पहले एक सर ने क्वेश्चन किया था कि, तो जिसके रिप्लाई में आपने उनसे कहा था कि मतलब पहले तो गवर्नमेंट को मतलब ये बोरिंग IMF की तरफ जाना ही नहीं चाहिए, अल्टरनेटिव्स को यूज करना चाहिए. तो सर मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली वो कौन कौन से अल्टरनेटिव्स पॉसिबल्स हैं जो हमें एटलीस्ट इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट को और बाकी सबको मतलब पता होना चाहिए कि ये अल्टरनेटिव मौजूद हैं, और उनको गवर्नमेंट ऑप्ट क्यों नहीं कर रही, इसकी भी रीजंस कोई जो बैकग्राउंड मतलब जो हिस्ट्री है वो भी काइंडली बता दें. बिल्कुल सही है. जो गवर्नमेंट्स हैं पाकिस्तान में लेट 50s अर्ली 60s से, उन्होंने जो ग्रोथ का मॉडल अडॉप्ट किया वो ट्रिकल डाउन ग्रोथ का था. उसका जो मोटिवेटिंग फैक्टर था वो ये कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगा दो, और उसकी जो रिटर्न्स हैं, उससे जो कैपिटल एक्यूमुलेट होगा वो चंद हाथों में जाएगा. और क्योंकि जो अमीर लोग हैं, दे हैव ए हायर प्रोपेंसिटी टू सेव, दे विल री इन्वेस्ट. तो वो जो इकोनॉमी है वो बहुत जल्दी ग्रो करेगी. ये मॉडल था, लेकिन वो उसमें हुआ ये कि जो उसका अगला स्टेज था कंसेप्चुअल मॉडल का, वो ये था कि टैक्सेशन पॉलिसी से रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो जो अक्यूमुलेशन हो रही है. वो रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुई, वो अक्यूमुलेशन जारी रही. वो जो अमीर हैं वो इतने अमीर हो गए कि वो दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शुमार है पाकिस्तानियों का. और जो बेशतर पाकिस्तानी है, उनको जो ग्रोथ चाहिए थी वो चाहिए थी जिसको इंक्लूसिव ग्रोथ कहते हैं, जो उन्हीं के इलाके में हो और उन्हीं के इर्द गिर्द उनके वसाइल के ऊपर मबनी हो. इसके ऊपर हम पहले एक प्रोग्राम पूरा कर चुके हैं, और अब हम एक सीरीज करेंगे कि क्या वो चीजें हैं जो हम खुद ऑर्गेनाइज करेंगे अपनी यूनिवर्सिटीज के इर्द गिर्द, जिससे कि हम बेहतरी की तरफ जा सकें. ये सोशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोफेसर वकार ने मेंशन किया था. इस वक्त आप कोई 60-70, मुझे पता नहीं कितने लोग हैं इस वक्त ऑनलाइन. अगर आप 10-10 अपने इर्द गिर्द दोस्त और लोग जो कि समझते हैं कि मुल्क को जरूरत है, उनको जमा कर लें, तो ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम बहुत जल्दी से मल्टीप्लाई हो जाएगा. कुछ और हाथ भी खड़े हैं वकार. ये सर, अभी आपने ट्रिकल डाउन की बात की, मेरे ज़हन में वो उसकी डॉक्टर महबूबुल हक की स्पीच याद आ गई मुझे, 1968 वाली, जो कराची में दी थी उसने. फिर जहां उसने वो जिक्र किया 22 खानदानों का, तो वहां बड़ी प्यारी स्टेटमेंट दी थी जो फिर यकीनन इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ मूव करती है. वो कहता है कि वी हैव बीन टोल्ड टू टेक केयर ऑफ
GDP it will take care of the poor. So वो महबूबुल्लाह कहता है कि I have realized that we should take care of the poor, it would automatically take care of the GDP. ये बहुत ही नुमाया बात है। अनफॉर्चुनेटली सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि उनको अपॉर्चुनिटीज बहुत मिली 68 के बाद भी, लेकिन वो पाकिस्तान में नहीं कर सके ये चीजें। और उसकी वजह ये है कि हमारा एक फ्यूडल एक्सप्लॉइटेटिव सिस्टम, एक जहनियत भी है, आराम परस्ती भी है, और उस पे दूसरों का खून चूसना भी शामिल है। हमको अब इससे वापस मुड़ने की जरूरत है। तो आप लोग ये बिल्कुल सही, इंक्लूसिव ग्रोथ जो है दैट शुड बी आवर ऑब्जेक्टिव, और वो बाय द वे बहुत क्विक रिजल्ट्स देती है। अच्छा, एक और चीज, दो चीजें मैं आपको बता दूं। ये जो कहते हैं ना कि हम इंडस्ट्रियलाइज कर रहे हैं, ये वो, इस वक्त जितनी इंडस्ट्री लगी है पाकिस्तान में वो इनएफिशिएंट है, और उसको चलाने के लिए जो इन्वेस्टमेंट हो रही है, या पाकिस्तान में जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट हो रही है, उसका 80% सिर्फ वर्किंग कैपिटल पे लग रहा है, उसको सस्टेन करने के लिए। तो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट इज वेरी वेरी लो। सेविंग्स इन्वेस्टमेंट गैप जोन से बहुत बड़ा है, उसको भरने के लिए फिर मॉनेटरी पॉलिसी की जरूरत होती है, और मॉनेटरी पॉलिसी अगर एक्सप्लॉइटेटिव हो और उसमें ऑटोनॉमी ना हो तो फिर और मसाइल आते हैं। तो ये आई एम ब्रिंगिंग यू बैक टू द सेंट्रल डिबेट कि वी नीड टू हैव ए साइंस बेस्ड कंट्रोल which is ethical on the monetary policy and regulation, the monetary regulation in the economy. जी मसूद। अच्छा सर, इसमें चाइना की प्रोग्रेस पॉवर्टी रिडक्शन के हवाले से सर हमारे सामने है। अगर हम उसे अडेप्ट करके अगर अपने हालात के मुताबिक अगर यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाहें तो उसमें सर उन्होंने फोकस रूरल को ही ज्यादा किया है। और हमारा भी जब हम पॉवर्टी के स्टेटिस्टिक्स देखते हैं तो मोस्टली हमारा ये जो रूरल फिनोमिना जरा ज्यादा लगता है एज कम्पेयर टू अर्बन। तो आपकी इसके बारे में सर क्या राय है कि अगर हम उसे यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, बेशक अगर हम गवर्नमेंट को ना भी इसमें देखें और अपने तौर पे यानी छोटे छोटे लेवल्स पे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज अपने जो है चैम्बर्स के साथ मिलके या लोकल गवर्नमेंट्स के साथ मिलके अगर हम लोग इसे इम्प्लीमेंट करने की कहीं अगर कोशिश करें तो इसके बारे में सर आपकी क्या राय है? बिल्कुल सही है। सबसे पहला सबक तो चाइना से हमको ये सीखना चाहिए कि मेहनत, उनका जो वर्कर है ना वो हमारे वर्कर से 10 गुना ज्यादा प्रोडक्टिव है और एफिशिएंट है और आराम तलब नहीं है। तो एजुकेशन और जो हमने उनसे सीखना है उसमें हमको अपने आप के ऊपर भी, उनका जो प्रोफेसर है, उनका जो टीचर है, उनका जो स्टूडेंट है, वो वक्त नहीं जाया करता। जहाँ पे उन्होंने हमारे साथ कोलैबोरेशन की है वहां पे उन्होंने बड़ा जल्दी रियलाइज कर लिया कि हमारे तो लोग काम ही नहीं करते, वो अपने बंदे ले आए क्योंकि उन्होंने तो काम करना है। तो हमको जरूर उनसे सीखना चाहिए, उस मॉडल के सारे उसको अडेप्ट करना चाहिए अपनी नॉलेज और अपनी जो एनवायरनमेंट है। ये जो रेजिलियंस है ना, ये अगर आपने वो लोगो अगर पढ़े, रेजिलियंस जो है वो बेसिकली निकलती है हमारे अपना जो एनवायरनमेंट, जो इस वक्त स्टेट ऑफ नॉलेज और जो हमारे रिस्पॉन्सेज हैं और एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड है, उसके ऊपर मबनी होती है। और उसको अगर हम बढ़ाएं साइंस से, ताकि यही चीजें जो आपने कही है कि जी वो चाइना वाले मॉडल से हम ये सीख सकते हैं, या थाईलैंड वाले मॉडल से हम ये सीख सकते हैं, या बाकी ममालिक जो है उनसे हम ये सीख सकते हैं, तो हम लोग बहुत आगे तरक्की कर सकते हैं। इंडोनेशिया है, बाकी मुल्क हैं। हम तो आप ये देखें कि हमने जो अपना मुल्क का हिस्सा खोया वो हमसे वेस्टर्न विंग से बहुत ज्यादा पसमानदा था। 50 साल हो गए उनकी, अभी पिछले दिनों सालगिरह हुई, 50 साल हो गए उनको हमसे अलग हुए हुए।
वो हमसे कितना आगे चले गए। आपने वजूहात कभी सोची हैं, उससे सीखने की कोशिश की है? एक बात हमारे नेचर में और बहुत ज्यादा है कि हम हर एक से दुश्मनी दिल में पाल लेते हैं और कहते हैं उसकी ऐसी की तैसी, हमसे बेहतर कैसे हो सकता है। सीखते कुछ नहीं, हम सीखते नहीं बिल्कुल। वो लोग, उनकी, आपको पता है इस वक्त टाका की क्या कीमत है डॉलर के अगेंस्ट, और आपकी क्या है? उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उनके पास कॉटन नहीं थी, हमारे पास दुनिया की सबसे अच्छी कॉटन थी, हमने तबाह कर दी। वो इस वक्त टेक्सटाइल और टेक्सटाइल गारमेंट्स और उसमें दुनिया के लीडर हैं। उनके पास हमारी तरह की जमीन नहीं है, उधर सैलाब आते हैं, बारिशें होती हैं, सख्त हालात हैं। उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी ज्यादा है कि उसको सस्टेन करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन वो तरक्की कर रहे हैं। वो इसलिए कि एटीट्यूड्स जो है ना, वो सर्वाइवलिस्ट हैं और प्रोडक्टिव एनर्जी को यूटिलाइज करने के हैं। उनकी 3 चीजें, मैंने काम किया है बांग्लादेश में लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, आई रैन अ प्रोग्राम देयर आल्सो। 3 चीजें उन्होंने गजब की। दो जौन सी हैं बहुत नुमाया। एक तो ये कि उन्होंने मौलवी को चैनलाइज करके एजुकेट कर दिया। आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा दीनी इस्लामी इज्तिमा ढाका के बाहर होता है, राइवेंट से ज्यादा बड़ा है। तो हमसे ज्यादा वो कटर वो है, लेकिन उन्होंने मौलवीज को जो है वो रेडिकलाइज नहीं होने दिया, उनको एजुकेट करके उनको प्रोडक्टिव एसेट बना दिया। उनकी जो फर्टिलिटी रेट था ना, वो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हमसे बहुत ज्यादा था। इस वक्त हमसे वाटर हो गया है वो, क्योंकि मौलवी साहब भी बीच में इन्वॉल्व थे और उन्होंने कहा कि ये कोई बात नहीं, यहाँ पे तो फतवे हैं। दूसरा गजब की बात उन्होंने ये की कि औरतों पे कंसंट्रेट किया। ढाका में अगर मुझे मीटिंग के लिए जाना होता था सुबह, तो घंटा 1.5 घंटा उस सड़क के ऊपर आप नहीं चल सकते, क्योंकि औरतें ही औरतें वो सारी चली जा रही थी। ये जो छोटी छोटी फैक्ट्रियां उधर खुश के रोजी कमा रही हैं, वो हंसती खेलती, वो अजीब लगता था। नंगे पैर भी, रंग बिरंगे कपड़े पहन के वो ये गजब का काम किया। तीसरा गजब का काम ये किया कि उनकी फौज ने कोशिश की उनको कंट्रोल करने की, लेकिन वो नॉर्मलाइज हो गई। उनको भी बहुत थ्रेट है उसी उसी एनिमी से जो हमको है। सो ये चीजें सारी सोचने वाली हैं। हमको इस्तेमाल करना चाहिए अपने एसेट्स को, अपने जो भी हैं वसाइल। हमको अपनी फौज को भी प्रोडक्टिवली उनके साथ कोऑपरेट करके बड़े बड़े काम किए जा सकते हैं इस मुल्क के लिए, अगर वो भी कंधा के साथ कंधा मिला लें और हम हर वक्त उनको ना बुरा भला कहते रहे और वो हमको ना बुरा समझते रहे। नवीद असलम साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा सवाल ये है कि हम IMF से हार्श पॉलिसी पर लोन तो ले लेते हैं, लेकिन वो कौन से इफेक्टिव मेजर्स हैं जिनको यूज़ करके हम उस लोन को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं ग्रोथ के लिए? क्योंकि ऊपर डिबेट यही चल रही थी कि ये हम मिस यूज़ करते हैं लोन का। तो इस करंट सिनेरियो में जो करंट हुकूमत है उसको क्या चाहिए कि वो लोन अगर उसने लिया है तो उसको इफेक्टिव मेजर्स के लिए या इफेक्टिव जगह पर यूज़ कर अपनी पॉलिसी को अच्छा करके पॉवर्टी और ये ग्रोथ को ज़्यादा कर सके। उसको चाहिए कि कमोडिटी प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स को सेंटर में ले आए अपनी सारी पॉलिसी साजी के लिए, और उसके साथ फिर लिंकेजेस बनाए एम्प्लॉयमेंट और उसके। ये जो सारा का सारा उसका फोकस है मैक्रो स्टेबलाइजेशन पे, वो सारा वक्त बैठ के नंबर ही बैलेंस करते रहते हैं कि जी ये इधर से बोरो करके उधर कर दो, उधर से बोरो करके उधर कर दो। उसको उससे हट जाएं और तरीके ढूंढें जिससे कि आपकी एग्रीकल्चर ग्रो करे, आपकी इंडस्ट्री उसके साथ लिंक होके ग्रो करे। और ये क्योंकि सारी की सारी हमारी आबादी और वो है ही रूरल एरियाज में, वो वहां पे मार्केट्स जो हैं वो बेहतर फंक्शन करने लग जाएं, ताकि इस वक्त जो निज़ाम है सरमायादारों का जो कि चूस जाते हैं खून,
वो पैसा जो कि गरीबों तक जाना चाहिए, वो जो उनके पसीने और मेहनत की कमाई और रिवॉर्ड है, वो उनको इमीडिएटली मिलना शुरू हो जाए, तो वो पैसा वहां पे लगाएं। तो सबसे आसान तरीका ये है कि वो आपकी यूनिवर्सिटियों को ऑर्गेनाइज करके लिंक कर दें, ये जो सिस्टम है उम्मीद का, या इसी तरह का कोई और सिस्टम कर दें, ताकि जो मार्केट की अपॉर्चुनिटीज और प्राइसेस और इंफॉर्मेशन है हर डिस्ट्रिक्ट लेवल की, वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट और ओवरऑल मिल सके हर वक्त, ताकि ये जो दरमियान में से इंफॉर्मेशन को रोक के बहुत बहुत सरमायाकारी जो पैसे बनाए जाते हैं वो ख़त्म हो जाए। हमने जब मैं सरगोदा में था उस वक्त भी और बाकी जगहों पे भी मार्केट प्राइसेस को ट्रैक करने की कोशिश की मेन मंडीज में, और उनको लिंक किया बाकी मंडियों से। तो ये सिला वाली के जो एसेंशियल दालों की और ये चने वगैरह की कीमत किसी भी दिन उसका और कराची की मार्केट का 8 से 10 रुपए फी किलो का फर्क होता था। वो पैसा सारा बीच में से चूसा जाता था, और उसको बहुत आसानी से अगर इंफॉर्मेशन हो तो वो, और इसमें अगर स्टूडेंट इन्वॉल्व हो जाएं तो स्टूडेंट्स की एम्प्लॉयमेंट भी बन जाती है, और वो फिर क्योंकि उसी इलाके से आते हैं तो वो इंश्योर करेंगे कि बाकी लोगों को भी पैसा जो है वो सही मिलता रहे, तो उनका भी रिवॉर्ड, तो वो एकदम से ग्रोथ जो है किक स्टार्ट हो जाती है। अगर उस फार्मर को पैसे सही मिलेंगे तो वो अगली दफ़ा बेचारा बेहतर बीज, और अगर उसको एक ऐसा ट्रस्ट वर्दी इन्फॉर्मर मिल जाएगा उसी के गांव का बच्चा पढ़ा लिखा, जो कहेगा कि नहीं चाचा ये वाला बीज नहीं, ये वाला बीज लगाओ, और इसके साथ खाद इस तरह अप्लाई करनी है, फेंकनी नहीं है और ज़ाया नहीं करनी, तो और पानी इस तरह देना है, पानी को भी ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। और जब वो पैदावार कर लेगा, उस पैदावार की फ़रोख्त में भी ये बच्चे मिलके उसका जो है वो मदद कर सकते हैं, और उस पैदावार की प्रोसेसिंग में फिर और फिर उसकी मार्केटिंग, और फिर उसकी इंटरनेशनल मार्केटिंग, तो चेन जो है वो नीचे से शुरू होनी चाहिए। सबूर ने जो कोटेशन दिया महबूबुल हक का, वो बहुत इंटरेस्टिंग था। जी नवीद, और सर एक सवाल और भी है ये कि हम उम्मीद की बात कर रहे हैं, एक आम आदमी को हम कैसे बता सकते हैं कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा अगर ये अडॉप्ट, अब उसको तो नहीं ना पता कि हमने कर्जे देने हैं वापस, या कर्जे इतने लिए हुए हैं और इतनी हार्श पॉलिसीज हैं, बाहर वालों का प्रेशर है, IMF का प्रेशर है, उसे तो इन चीज़ों का नहीं ना पता। अब वो पिछले दौर की बात किया जाए, अगर हमारे घर में की बात की जाए तो पिछला जो टर्नओवर था पिछली हुकूमत का, उसमें चीज़ें कुछ सस्ती थी, लेकिन अब महंगी हो गई हैं। लेकिन वो बात इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि नहीं जी उनका हुकूमत ठीक थी, ये वाली गलत है। तो आम आदमी को हम कैसे बताएंगे कि ये सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ये हालात ऐसे हैं, तो इसको किस तरह कवर करेंगे इस बात को? हमारे जो बुजुर्ग हैं ना, और हमारी जो जनरेशन्स हैं, वो बहुत रिजिलियंट है, और उन्होंने बहुत एडवर्सिटी जो है वो देखी हुई है, बहुत मुश्किलात देखी हुई हैं, अभी भी देखते हैं। और ये जो उनको गलत उम्मीद दी हुई है ना, उसको मनफी कर दें कि जी ये ओवरनाइट कोई नहीं ठीक कर सकता, ये हमको ही करना पड़ेगा। और ये कि उनसे पूछ लें कि जी पहले कभी हुआ है, ठीक है, हमने कन्वीनियंस सिस्टम्स बनाए हुए हैं ना, ये क्या वजह है कि ये थाने का कल्चर फ्लरिश करता है? क्योंकि काम करवाने का वही तरीका है, और कोई तरीका है नहीं, यही वजह है ना। तो हम आदी हो गए हैं उसके। हमने क्यों ये एक निज़ाम एक्सेप्ट किया हुआ है अफसर शाही का? मैं आपको बता सकता हूँ, यूनिवर्सिटियों में अक्ल दंग रह जाती थी। मैं जब जाता था, वो जब कोई अफसर बन जाता था यूनिवर्सिटी में, तो उसका रवैया ही बदल जाता था कि जी मैं तो फलाने ओहदे पे हूँ और मैं फलाना, वो हालांकि उसका ताल्लुक इल्म से है, उसका कोई, तो ये जो एक जहनियत है उसको तब्दील करने में वक्त लगेगा, लेकिन अगर आप उनको सच बोलेंगे तो उनको समझ आ जाएगी। कोई
मैं आपको नवीद, आप हिसाब करके देख लें, इकोनॉमिक सर्वे में डेटा है, आप वो देख के बताएं कि कहाँ से प्रोडक्शन होगी कि आपके ये सारे जो है कर्जे भी निकल जाएंगे और कल जो है यहाँ पे एकदम से नदियां बहने लग जाएंगी शहद और दूध की। कोई ऐसा तरीका नहीं है। आपकी ज़रात में कैपेसिटी नहीं है जब तक आप उसको रेडिकली चेंज ना करें। हमारा जो फार्म साइज है इतना छोटा हो गया है कि उसके लिए जब तक आप उसको इन्फॉर्म नहीं करेंगे कि वो किस तरह से उसको मैनेज करे, वो इतना फ्रैगमेंटेड हो गया है, उसके इतने टुकड़े हो गए हैं कि आप अगर उसको नहीं समझाएंगे तो वो गरीब आदमी पिसता ही जाएगा। और जो कल बेहतर थे हालात, वो कर्जे के ऊपर बेहतर थे। उन्होंने अगले लोगों पे वो कर्जे डाल के पोस्टपोन करते रहे, और ये अगर चाहें तो ये भी कर सकते हैं। यही बिल्कुल ऐसे ही। जी बोलो सर, हमारा टाइम आज के लिए जो था वो ख़त्म हो रहा है। डिस्कशन बहुत अच्छी है और इंशाल्लाह ये कंटिन्यू रहेगी। ऐसे ही सेशंस हम अरेंज करते रहेंगे। और आपकी इजाज़त से इसको मैं कंक्लूड करूं तो हमारी जो बात थी वो स्टार्ट हुई थी स्टेट बैंक की अकाउंटेबिलिटी से, और जो कंक्लूजन है इसमें वो ये है कि अगर हमने स्टेट बैंक को अकाउंटेबल करना है और IMF का रोल जो है इसके अंदर हमने कम करना है, तो हमें सोशली अकाउंटेबल होना पड़ेगा, मींस सेल्फ अकाउंटेबल होना पड़ेगा, और एक ऐसा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा जिससे एसिमेट्री ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो कम हो और ओवरऑल सोसाइटी में रेंट सीकिंग बिहेवियर प्रिवेल करता है उसको कम से कम किया जा सके, और हम इस मुल्क को और इससे बढ़ के सबसे पहले खुद को और इस मुल्क को तरक्की की राह पे दोबारा गामजन कर सकें। और उसमें एक तरीका जो आपने कहा है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, और दूसरी बात जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एक नैरेटिव्स जो है वो डेवलप करें ताकि लोगों को, आम लोगों को एक बात पता चले डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, यूनियन काउंसिल लेवल के ऊपर। और एक और बहुत उसमें आसान तरीका है कि जो हमारे हाई स्कूल्स हैं उसमें हमारे असातिज़ा अगर एक महीने में एक दफ़ा चले जाएं और इसी तरह 1 घंटा या 2 घंटा वहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ बात करें तो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल के ऊपर एक बहुत बड़ी चेंज आ सकती है। और इसी उम्मीद के साथ आज का ये जो सेशन है इसको एंड करते हैं। और वो तमाम लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उनका बहुत शुक्रिया, और सर आपका बहुत शुक्रिया। हम इसी तरह आपसे हमेशा लर्न करते रहेंगे। अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी दे। आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। सर ये जो आपने रिकॉर्डिंग दी है ये हमें कहाँ से अवेलेबल होगी?